Dear students, I hope you are doing well. In this video, we are going to solve sample paper number 1 released by Kendriya Vidyalaya for examination of 2022 and 23. Subject is science, and we will discuss this paper in both the languages for all the students, for Hindi medium as well as for English medium. Now we will start. First question. First question दिया गया है आपसे. In an attempt to demonstrate electrical conductivity थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, कोई सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट उसको बोला जाता है कोई सॉल्यूशन, ठीक है. द फॉलोइंग एपरेटस वाज सेटअप. यहाँ पे एक एपरेटस सेटअप किया गया है, इसको आप चेक कर सकते हैं. इसको मैं समझा देता हूँ क्या सर्किट है. यहाँ पे एक आपको बीकर दिया गया है. आप देख सकते हैं बहुत सारे बीकर्स आपने देखे होंगे लैब्स में, और बहुत बच्चों ने बीकर्स नहीं भी देखे होंगे, बट उनके घर में कोई जग होगा जो पारदर्शी हो, उसको समझ लीजिए आप. प्लास्टिक का जग भी हो सकता है. यू कैन कॉल दैट बीकर, नॉट इवन दैट शुड बी ऑफ ग्लास. ऐसा जरूरी नहीं है, बीकर बीकर, ठीक है. इस बीकर में जो है NaOH का सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट किया गया है, घोला गया है, ठीक है. और इस सॉल्यूशन के अंदर एक रबर कॉक जो है यहाँ पे छोटा सा रखा गया है. इस रबर कॉक के ऊपर 2 किलो को जो है व्यवस्थित किया गया है. 2 किलो को यहाँ पे रखा गया है. कील नंबर 1 है और कील नंबर 2 मैं मान लेता हूँ, ठीक है. ठीक है, इसके बाद में बैटरी का जो है आप एक पॉजिटिव टर्मिनल ले लें और एक आपका नेगेटिव टर्मिनल ले लीजिए, ठीक है. एक नेगेटिव टर्मिनल को एक कील से जो है जोड़ा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर. और इसी तरह से पॉजिटिव जो टर्मिनल है आपका बैटरी का, ये आपका बल्ब को जोड़ते हुए एक स्विच से पास होते हुए एक कील को फिर से सेकंड नंबर कील को जो है कनेक्ट कर रहा है. अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कील नंबर 1 यानी कि नेल नंबर 1 और नेल नंबर 2 के बीच में कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, केवल इस सॉल्यूशन के अलावा. अगर ये सॉल्यूशन इनका कॉन्टैक्ट करा दे तो एक चीज़ समझ में आ गई आपको. यहाँ पे ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया. अगर मैं इस सर्किट को क्लोज करूंगा तो यहाँ से क्या करंट पास होगा. अगर करंट पास हुआ यानी कि इन दोनों का कनेक्शन आपस में बैठा तो ये क्या होगा, बल्ब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लो, ठीक है. अगर इसमें दोनों में यानी कि सॉल्यूशन नहीं, जो NaOH है, इस सॉल्यूशन ने अगर यहाँ पे आयंस पास नहीं किए तो यहाँ पे बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा. अब हमारे पास जो है क्वेश्चंस क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक. सबसे बड़ा जो है पहले क्वेश्चन पे हम जो है यहाँ पे पहले ऑप्शन पे ही हम अपने आप को सिद्ध कर देते हैं कि हमें क्या करना है. एक्चुअली देखिए, जब भी आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा, कोई भी सोल्यूशन होगा, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो उस सोल्यूशन में अगर आपके आयंस जो हैं वो अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो आयंस जो है इलेक्ट्रिसिटी को या कंडक्टिविटी को चार्ज करेंगे, कैरी करेंगे. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ही बात करनी है हमें. तो देखिए NaOH में जो है आपका Na+ आयन और OH नेगेटिव आयन होते हैं, और ये जो आयंस हैं ये आपका जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं. किस लिए? ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करते हैं. क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस का काम करते हैं, ठीक है. ये बेसिस का काम करते हैं. स्ट्रॉन्ग जब बेस है तो आपका इसका मतलब क्या है, ये फर्निश करेगा आयंस को. किस लिए? कंडक्शन के लिए. कंडक्शन के लिए यहाँ पर जो है आयंस जो है एक दूसरे से जो है बातें करेंगे, ट्रैवल करेंगे, एक दूसरे को जो है सपोर्ट करेंगे. जब अगर ये सपोर्ट करेंगे तो नेल 1 से यानी कि कील 1 से जो भी आयंस जाकर के नेल 2 पे टच होंगे, यानी कि वो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके नेल 2 तक पहुंचा देंगे. अगर वो नेल 2 तक पहुंचाते हैं इसका मतलब ये बल्ब जो है ग्लो हो जाएगा. अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहली चीज़ मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग बेसिस है ये NaOH. अगर ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है तो इसमें आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है बल्ब विल नॉट ग्लो, ये तो सीधा सीधा हो गया गलत. और यहाँ पे बोला ये एसिडिक, मैंने बताया आपको ये बेसिस है. उसके बाद देखिए बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्गर बेस. यस, आई टोल्ड यू. तो स्ट्रॉन्ग बेस तो है, फर्निसेस आयन फॉर कंडक्शन. यस, ये देता है आयंस अपने कंडक्शन के लिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो वो फर्स्ट नेल से सेकंड नेल में. यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत हुआ, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया. थर्ड ऑप्शन की बात करें, बल्ब विल नॉट ग्लो. अब फर्स्ट वाला ही ऑप्शन जब हमने नॉट ग्लो कर दिया तो यहाँ पे नॉट ग्लो तो हमारा गलत हो जाना ही है. उसके बाद चौथा ऑप्शन देखिए, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज, अब यहाँ पे भी नॉट ग्लो है तो नॉट ग्लो तो आपका जैसे ही हमें को सिमिलर दिख रहा है कि हमने जब फर्स्ट वाले को नॉट ग्लो को वैसे ही मेनली जो है टारगेट किया था, तो नॉट ग्लो तो ऑप्शन हो ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो नॉट ग्लो का तो ऑप्शन उठता ही नहीं है. तो नॉट ग्लो जितने भी हमारे गलत हो जाएंगे, बचा हुआ हमारे पास पार्ट जो है सही हो जाएगा. अगर मैं इसको देखो तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पे ओनली 2 जो है मेरे को सही दिखाई दे रहा है. तो राइट ऑप्शन इज only 2, C option will be correct. क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका सेकंड क्वेश्चन. देखिए, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली समझते हैं, आराम से समझते हैं, धैर्य है, थोड़ा बहुत शांति है, तो आपको विज्ञान का जो बी नहीं पता था वो आपको यहाँ पे आने वाला है, ठीक है. एक चीज़ तो आपको क्लियर कर दूं, और जिन बच्चों के पास हिंदी A या हिंदी B है उनके लिए मैंने शायद 3 मॉडल पेपर्स जो है केंद्रीय विद्यालय के जो है डाल दिए हैं. 3 और विद सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन. और हेयर वी आर गोइंग टू सॉल्व द साइंस सब्जेक्ट फर्स्ट मॉडल पेपर विद कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन एनालिसिस, ठीक है. तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ. यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है जहाँ पे अमोनिया है आपका, ये ऑक्सीजन के साथ में जो है आपका ट्रीट कर रहा है, यानी ऐड हो रहा है, और ऐड करके फिर से ये प्रोडक्ट बना रहा है और 2 प्रोडक्ट्स बना रहा है. यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 आपके रिएक्टेंट्स है और 2 ही प्रोडक्ट है. जब आपके
रिएक्टेंट्स दो हों और जो आपके प्रोडक्ट साइड में ये कंबाइन हो जाए तो हम इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी ए प्लस बी केवल एक ही मिलकर के दोनों एक ही टुकड़े को यहाँ पर शो करें, यानी एक ही चीज एक ही एलिमेंट फॉर्म करे, एक सिंगल एलिमेंट फॉर्म करे, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर यहाँ पे मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टुकड़ा जो है डबल बन चुका है, NO अलग बना हुआ है, H2O अलग बना हुआ है। ठीक है, एक चीज तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो मैं देखता हूं कि यहाँ पर NH3 जो अमोनिया है, इसमें अगर आप ध्यान से देखते हो, बहुत ध्यान से, यही चीज आपको बस केवल समझनी है कि इसमें क्या होता है कि ये जो H है, ये H जो है NH3 का H जो है, इसको किसको डिस्प्लेस किया गया है? डिस्प्लेस किया गया है O के द्वारा। ऑक्सीजन जो है इसको डिस्प्लेस करके जगह ले रहा है, इसकी हटा रहा है उसको। यहाँ पे NH था, देखो ध्यान से, यहाँ पे NH था, यहाँ पे NO बना है, यानी कि H को हटा दिया है किसने? ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन ने उसकी जगह ले लिया, तो यहाँ पे NO यानी डिस्प्लेस तो कर रहा है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन था, यहाँ पे देख रहे हो आप, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीजन O2 था और यहाँ पे जाके ये जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? NH3 का ऑक्सीडाइज हो रहा है, NH3 ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीजन जो है ये रिड्यूस हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही किसी आपको रिएक्शन में मिलते हैं तो वो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन भी होता है। एक चीज तो मेरे को समझ में आई कि ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है। और मैंने आपको एक चीज और बताई कि NH3 में से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है H का और कॉम्बिनेशन हो रहा है O का, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है। ठीक है, तो इसने क्या है कि ऑक्सीजन ने H को हटाकर खुद जगह ले ली, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? नहीं, यहाँ पर जो दोनों के दोनों कंबाइन होकर अलग जो है प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन होता तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा, इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। अब मैं देखता हूँ फर्स्ट और थर्ड, दो ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ ABCD में से, तो यहाँ पे C ऑप्शन देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, तो यही हमारे को बताना है कि इसमें से जो है रिएक्शन क्या एग्जाम्पल कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन से हमने चूज किया और हमारा जो राइट ऑप्शन निकला फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। हमने देखा कि यहाँ पर जो है H3 डिस्प्लेस हो रहा है ऑक्सीजन के द्वारा। ऑक्सीजन जो इसको हटा रहा है, हट यहाँ से मैं आऊंगा, तो यहाँ पे ये आ चुका है। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है ये क्या हो रहा है? रिड्यूस होकर के क्या हो रहा है? आपको H2O वाटर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या कर रहा है? रिडक्शन भी दे रहा है, साथ साथ में ऑक्सीडेशन भी दे रहा है। और रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन हमारे को बताता है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सही है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर की बात करते हैं। अब एक बात और बता दूं, इसका PDF फॉर्म मेरे पास जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसका पूरा का पूरा PDF जो है क्वेश्चन पेपर का, ताकि आप इस क्वेश्चन पेपर को पहले समझें, उसके बाद ही जो है आगे बढ़ पाएं। यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, विदाउट क्वेश्चन पेपर कोई सोल्यूशन किसी काम का नहीं होता। आपको जब क्वेश्चन ही नहीं पता हो तो उसको मैं बोलूँ हाँ बस बढ़िया है, लेकिन किस लिए बोला बढ़िया? क्या पूछा था मेरे से उसने बढ़िया? मतलब मेरा परिवार कैसा है, मैं कैसा हूँ, मेरा भाई कैसा है, किसके बारे में क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ही जब नहीं पता होगा तो बढ़िया आपको समझ में नहीं आएगा ये बढ़िया बोला किस लिए था। ठीक है ना, तो वो भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो PDF डाउनलोड करके एक बार PDF जरूर एक बार मेंशन कर लेना अपने दिमाग के अंदर कि हाँ ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, और इसके सॉल्यूशंस हम जो है इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके 1 बाय 1 अदर सब्जेक्ट्स को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पे प्रस्तुत करते रहेंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप KV के जो पेपर्स पढ़ रहे हैं और इनमें से CBSE में क्वेश्चन ना आए तो इस बात को मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तक ऐसा इतिहास हुआ है, 100% क्वेश्चन आए हैं। और मैं आपको बताता हूँ इस चैनल से अगर आप पढ़ते हैं तो 1,00,000% मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में। इससे ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बोलूँगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन जो है आपका देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर। अब बहुत तेजी से जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक बंदे ने हाथ लगा रखा है, एक बीकर है, एक छोटा सा मतलब एक गिलास है, गिलास में जो है वाटर है और बीकर है, मान लीजिए गिलास है। ठीक है, अगर बीकर किसी को समझ में नहीं आ रहा और जिसको समझ में आ रहा तो कोई बच्चा कोई परेशानी नहीं है, सुभान अल्लाह। और यहाँ पर जो है वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला गया है। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब जो है ऑब्जर्वेशन आपको इनकरेक्ट बताना है, कि मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम जो है इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है ये आपको साबित करना है। सिंपली आपको समझ में आ चुका है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा इन केमिकल टर्म्स, ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए कि यहाँ पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है, यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, और किसके साथ मिला हुआ है? वाटर के साथ में। तो अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूँ तो सभी को कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम। अगर इसको मैं ऐड करता हूं किसके साथ में? H2O, जो कि यहाँ पे बीकर में दिखा रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मैंने लिख दिया CaO, ठीक है, और साथ में वाटर के साथ में मिक्स किया जा रहा है तो वाटर लिख दिया। अगर इसको हम ट्रीट करते हैं तो ये हमारे पास क्या देता है? ये हमारे को देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका क्या फॉर्मूला होता है? Ca और ब्रैकेट में OH। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अब ये OH होल ट्वाइस, क्योंकि हमारा रिएक्शन जो है उसको हम बैलेंस करके चलेंगे। और साथ ही साथ में क्या देता है? ये हीट जनरेट करता है। क्या कर रहा है? हीट जनरेट कर रहा है, हीट इवॉल्व कर रहा है। अब देखिए क्विकलाइम यानी कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ ट्रीट करने पर हमारे को दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, साथ ही साथ हीट। अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले इट इज एन
एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी सबसे पहले एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको समस्या देता है। एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो देखो पहले तो मैं आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में बताता हूँ। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों के मैंने डायग्राम बनाए ताकि बच्चे के दिमाग में फिट हो जाए कि एंडो और एक्सो होते क्या हैं। देखो एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि सपोज करिए आपने बर्फ, तो सिंपल एग्जांपल, बर्फ और आग सभी ने जिंदगी में देखा है, ठीक है, चाहे किसी के घर में फ्रिज हो ना हो, लेकिन बर्फ से पाला जरूर पड़ा है, कुल्फियां जरूर खाई होंगी अठन्नी चवन्नी की, 1 रुपए 2 रुपए की मार्केट से खरीद के, ठीक है, ये सब चीज समझ में आ गई। अब देखिए, जब बर्फ होता है ना, जब ये एटमॉस्फेयर से हीट लेगा, यानी कि जो भी सराउंडिंग में इसके हीट है, जहां पर भी गर्मी ज्यादा है वहां से हीट लेगा सराउंडिंग्स, यानी कि आप उसके आसपास के वातावरण से, तो ये जब हीट लेता है, क्या करता है, हीट लेता है, तब जो है ये क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होता है जब कोई कंपाउंड हीट सराउंडिंग से ले। अच्छा, एक्सोथर्मिक जो हमारा रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसा रिएक्शन जिसको रिएक्ट करने के बाद में सराउंडिंग का ही टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी कि वो खुद तो है ही गर्म और साथ साथ में जो बाहर उसके आसपास में दिख रहा ना आदमी, उसको भी गर्म कर दे या एनवायरमेंट को गर्म कर दे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि एक हीट लेगा, तो जो चीज़ हीट लेगी वो एंडोथर्मिक होगी और जो हीट देगी वो एक्सोथर्मिक होगी। यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई। अभी मैंने आपको यहाँ पे कुछ समझाया, यहाँ पे देखा आपने CaO क्विक लाइम है, इसको हमने वाटर के साथ मिक्स किया, इसने जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और साथ साथ में हीट दी, और हीट दी, हीट ली नहीं है, हीट क्या करिए, दी है। हीट अगर ये दे रहा है, यानी कि आपको हाथ को क्या महसूस हो रहा है, हीट महसूस हो रहा है। योर हैंड इज टचिंग दिस बीकर एंड फीलिंग सम काइंडनेस ऑफ हॉटनेस, यानी कि टेम्परेचर वो फील कर रहा है आपका हाथ के, यार ये बीकर सारा गर्म सा थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है हीट जो है क्या कर रहा है, ये बीकर से बाहर, यानी कि एटमॉस्फेयर को दे रहा है, एटमॉस्फेयर को दे रहा है, तो इसका मतलब तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्लियर हुआ? यहाँ पर समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को समझते हैं अब आगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को और थोड़ा सा डीप में समझते हैं। तो ये क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है? तो सीधी सीधी बात है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन तो है नहीं, क्योंकि ये हीट ले नहीं रहा है, क्या कर रहा है, ये हीट बना रहा है, हीट दे रहा है, तो एंडोथर्मिक तो ये है नहीं। दूसरी चीज, it is an exothermic reaction, yes it is an exothermic reaction, okay now it is slack lime is produced। अब यहां पर देखिए slack lime क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर, तो slack lime, yes it is slack lime। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम, पता होगा आपको सभी को। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्लैग्ड लाइम है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो स्लैग्ड लाइम इज प्रोड्यूस, यस इट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो मैंने बताया था अभी आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन कराया था, अगर A प्लस बी दो कंपाउंड्स मिल करके केवल सिंगल प्रोडक्ट बना दें, यानी कि A प्लस बी बना दें, तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। तो यहाँ पे देख सकता हूँ मैं कि आपका जो है CaO यानी क्विक लाइम, जिसको हम बोलते हैं आपका सीधा सीधा कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो है वाटर के साथ मिल करके आपको सीधा सीधा नेक्स्ट प्रोडक्ट नहीं बना रहा, केवल हीट दे रहा है, प्रोडक्ट तो नहीं दे रहा है, हीट दे रहा है आपको, ठीक है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, वो है स्लैक्ड लाइम, जिसको हम बोल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट अगर मैं देखूँ तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, यानी कि अगर मैं देखूँ तो बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन केवल गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, समझना है बातों को। तो इस एग्जांपल से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, दोबारा वीडियो को सुनोगे और ज्यादा समझ में आएगा। एक बार अगर आप ध्यान से कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान से सुनते हो, एक हाथ से चिप्स खा रहे हो एक हाथ से कुरकुरे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर आपको समझ में नहीं आने वाला। पहले सब कुछ रखो और ध्यान से समझो, और हेडफोन ज्यादा यूज करो और फुल स्क्रीन में देखो। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ N2+3H2 गिव्स 2NH3। अभी मैंने आपको बताया कि दो प्रोडक्ट जो हैं दोनों मिल जाएं और एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करें AB, तो क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ये तो हमारे को समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमारे को आ गई कि ये रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है। चलिए, विद द रेफरेंस ऑफ द अबव रिएक्शन विच वन ऑफ द ऑप्शन इज इन द टेबल इज करेक्ट। करेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टेबल दिया गया है और इसमें सीधा सीधा आपसे ऑप्शंस पूछा गया है। रिएक्टेंट्स कौन कौन से, N2 और H2। यस, हम हमेशा जो लेफ्ट साइड में जो रखते हैं ये हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो है हमारा राइट साइड में जो हमारा आता है वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ये चीज़ आपको, तो प्रोडक्ट तो हमारा राइट में बन रहा है, तो हमारे राइट में प्रोडक्ट NH3 बना है, राइट है। अच्छा, रिएक्टेंट्स N2 और H2 हैं, ये भी राइट है। यहाँ पे बी टेबल देखें, NH3 क्या रिएक्टेंट है, नहीं, NH3 तो प्रोडक्ट है, तो ये गलत हो गया सीधा। अच्छा, केवल रिएक्टेंट N2 है, नहीं, ये भी गलत है। अच्छा, क्या रिएक्टेंट N2NH3 है, नहीं, ये भी गलत है। तो सीधा सीधा मेरे को देखने में ही पता चल गया कि आपका सीधा सीधा बोल रहा है कि यहाँ पर स्टेटमेंट ए जो है यही करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा और ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरल
या जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, शायद टीचर्स ने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया होगा। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है कंडक्टिविटी को जो है करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, लेकिन जब है उनके फॉर्म जो है अलग अलग हो तब। तो इसमें एक चीज़ देखें, आपका फॉर्म के हिसाब से ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं। अगर ये ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं तो हम ऑप्शंस के हिसाब से बात करते हैं। देखिए सबसे पहला सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, सबसे बड़ी खासियत बता देता हूं यहाँ पर, आयनिक कंपाउंड जो है सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़। जैसे कि OH आयन मैंने बताया था आपको, ये आयनिक कंपाउंड हो गया, तो ये आपका जो है ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। जब सॉलिड स्टेट होगा, सॉलिड मतलब एक ठोस होगा, जिसको हमारा पत्थर, पत्थर देखा आपने, जिसको स्टोन बोलते हैं। अच्छा, स्टोन जो है ये एक फिक्स्ड आयनिक कंपाउंडों का एक समुच्चय होता है, एक जो है ग्रुप होता है, कंजिस्ट एक 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 स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें हर कंपाउंड अपनी जगह फिक्स होता है। अगर इसके फिक्सेशन को हटा दिया जाए तो स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगा और ये सॉलिड ना रह करके किसी और जो है स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब किसी कंपाउंड के आयनिक जो भी किसी मटेरियल के आयनिक कंपाउंड्स फिक्स होते हैं तो हम बोलते हैं उसको सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड है वो अपनी जगह पर रहते हैं और अपनी जगह पर रहने की वजह से वो दूसरी जगह पर जो है अपने आप को फ्लो नहीं करा पाते। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट क्या बोला, नोट जनरल एग्जिबिटेड। नोट यहाँ पे सीधा सीधा बोला है, नोट, नोट के हिसाब से आपको बात करनी है। तो मैंने अभी बताया कि जो भी आयनिक कंपाउंड होंगे किसी सॉलिड में, वो जो है क्या नहीं करते हैं, अपने आप को जो है चार्ज को मूव नहीं कराते हैं, अपने आप को खुद मूव नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड, ये आपका राइट है। सॉल्यूशन में जो है ये जो है आपका नोट पूछा है, अगर ये जनरली पूछता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर जो है सॉल्युबल इन वाटर, यस ये सॉल्युबल है, तो ये तो चीज़ तो सही है, लेकिन यहाँ पे नॉट जो ऑप्शन है इसकी वजह से हमारा जो है इस ऑप्शन को नहीं लेंगे हम। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है सही है, लेकिन हमको नहीं लेंगे क्योंकि नॉट पूछा गया है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मॉल्टन स्टेट। अच्छा, मान लीजिए ये आपका ठोस है यानी कि सॉलिड है, और ये सॉलिड को अगर मैं पिघला दूं, इसको यहाँ पर पिघलाने के बाद ये क्या हो जाएगा, मॉल्टन हो जाएगा, इस तरह से बहने लग जाएगा। यानी कि इसका ये कंपाउंड जो ए था यहाँ पर मान लीजिए वो ए था, वो इस बहने के कारण ए यहाँ पहुँच जाएगा, फिर धीरे धीरे ये ए यहाँ पहुँच जाएगा, धीरे धीरे ये यहाँ पहुँच जाएगा, आगे चलते हुए ये पहुँचता जाएगा। यानी कि इसके साथ जो भी चार्जेस हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, फ्लो होंगे। कंडक्टिविटी जो है इसकी ए यहाँ पे, ए यहाँ था, ये अपने पास जो भी चार्जेस थी उसको लेके यहाँ चला गया, फिर फ्लो होकर वहाँ चला गया। जब ये मोल्टन स्टेट में, मोल्टन मतलब पिघलता हुआ, अगर पिघला हुआ है तो बहेगा, यानी कि द्रव्य अवस्था यानी लिक्विड स्टेट में है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट भी सही है, उसमें भी आपका जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चलती है मोल्टेन स्टेट में। तो ये आयनिक कंपाउंड में ये भी इसकी खासियत है, लेकिन हमारे से यहाँ पे नोट नोट बार बार पूछ रहा है, तो ये भी हमारा गलत है। अब यहाँ पर हम बचता है हमारे पास में बी ऑप्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट नॉट जनरली एग्जिबिटेड। यस, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट ऑल आयनिक कंपाउंड्स, इन ऑल आयनिक कंपाउंड्स ऑल द आयंस आर फिक्स्ड, नॉट कैरी एनी चार्जेस टू नेक्स्ट प्लेस और अनदर प्लेस। तो जहां पे फिक्स है तो ये जाएंगे नहीं आगे, अगर आगे जाएंगे नहीं तो क्या नहीं करेंगे, ये जो है कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिकल चार्जेस को। यही चीज यहां पे पूछा गया, नॉट जनरल जो है जनरली एग्जिबिटेड बाय द आयनिक कंपाउंड्स व्हेन इट इज इन सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कांट बी सीन। तो यहां पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है, यहाँ पे छठे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सिक्स क्वेश्चन में, ए स्टूडेंट रिक्वायर हार्ड वाटर। हार्ड वाटर आपको पता है हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर वही जिसके अंदर आयंस जो है ना बहुत सारे भर भर के हों। ठीक है, बहुत सारे आयंस हो, ठीक है, मैक्सिमम, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी विच इज नॉट अवेलेबल। अब वो अवेलेबल नहीं है, मान लो आप प्रयोगशाला में गए और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं हार्ड वाटर के साथ में, लेकिन हार्ड वाटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे बोल दिया इन द नेबरिंग एरिया, यानी कि जहाँ पर भी वो लैब है, लैब के अंदर जो है आसपास में जितने भी आपके केमिकल्स रखे हैं वहाँ पर कहीं भी हार्ड वाटर नहीं है। इन द लेबोरेटरी देयर आर सम सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स हैं, और अभी हमने इस चीज़ों को डिस्कस किया था। सम सॉल्ट्स विच वैन डिजोल्व इन डिस्टिल्ड वाटर, अगर उन सॉल्ट्स को हम डिजोल्व करें डिस्टिल्ड वाटर में, कैन कन्वर्ट इनटू हार्ड वाटर, तो वो हार्ड वाटर बना देंगे। ठीक है, डिस्टिल वाटर है लैब में, ये नहीं बोला कि डिस्टिल वाटर नहीं है, इसने सीधा सीधा बोला कि उसको हार्ड वाटर चाहिए जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन वो लेबोरेटरी में हार्ड वाटर फाइंड आउट नहीं कर पाया क्योंकि है नहीं। और यहाँ पे बोल रहा है कि वहाँ पे कुछ सॉल्ट्स तो हैं जिसको अगर हम डिस्टिल वाटर में घोलें तो वो जो है उस डिस्टिल वाटर को कन्वर्ट कर देगा हार्ड वाटर में। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ साल्ट, अब आपको बताना है कि ये कौन से साल्ट्स हैं जो और ग्रुप हैं जो ईच साल्ट ऑफ विच व्हेन डिजोल्व, और इनमें से कोई भी जो सॉल्ट है उसको डिजोल्व करेंगे इन डिस्टिल वाटर विल मेक ए हार्ड वाटर। तो ये कौन सा साल्ट है जो हमारे को हार्ड वाटर देगा, बस यही सिंपल सा क्वेश्चन इसने पूछा है, चाहे कितना भी घुमाए, घूमना नहीं, अपने को समझना है बस। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जब भी हमसे पूछा जाए तो हमारे को पता होना चाहिए कि यहाँ पे सॉल्ट्स जो हैं इसको अच्छे तरीके से पहले तो पढ़ लें। किसी भी सॉल्ट के अगर क्लोराइड्स हैं, ठीक है, क्लोराइड्स हो या फिर आपका बाइकार्बोनेट्स हो,
ठीक है। तो किसी भी सॉल्ट्स के क्लोराइड्स हो या बाइकार्बोनेट्स हो, ये क्या करते हैं, ये अगर आपका घुल जाएं तो सीधा सीधा जो है ये क्या कर देंगे, आपको हार्ड वाटर दे देंगे, अगर इसको आप किस में मिलाते हैं, डिस्टिल वाटर में। ठीक है, क्लोराइड्स में आपके या फिर हम बाइकार्बोनेट्स में क्या क्या आते हैं, आपका जो है Ca2+ आयन आ गया या फिर मैग्नीशियम 2+ आयन आ गया, तो ये सारे के सारे आपके जो हैं। अब आप हम देखते हैं, तो अगर आपको अच्छी तरह से थोड़ा बहुत आपने बेसिक्स पढ़ा है, तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, अभी मैंने बताया कि क्लोराइड्स या कार्बोनेट्स, ठीक है, तो जो भी कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, इसके अंदर जो है कैपेसिटी होती है, क्योंकि इनके अंदर सल्फाइड और क्लोराइड्स जो है पाए जाते हैं, सल्फाइड्स, क्लोराइड्स, बायोकार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। ठीक है, तो ये भी लिख दो, तो सल्फाइड्स, सल्फेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो सल्फाइड्स भी बोले, सल्फेट्स बोले। तो ये जो अगर कंपाउंड्स हैं कहीं भी, तो आपको जो है अगर आप डिस्टिल वाटर में उनको डिसॉल्व करते हैं तो ये सीधे सीधे उसको हार्ड वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सोडियम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर सोडियम की बात है, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सल्फाइड्स की बात कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं, या फिर क्लोराइड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो क्लोराइड्स होता है वो कैल्शियम सल्फेट में भी होता है और कैल्शियम क्लोराइड में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जो होगा, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को देखनी पड़ती है, जैसे आ को आ क्यों बोलते हैं, तो ये चीज़ हमारे को पता होना चाहिए। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड जो हैं ये हार्ड वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं अपने सल्फेट को डिसॉल्व करने के द्वारा, या फिर क्लोराइड्स के द्वारा, या फिर अपने बाइकार्बोनेट्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने बता दिया, ये Ca+2 आयन हो सकता है या फिर Mg2+ आयन हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है 7th नंबर, आप देखिए, द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ब्यूटेनोइक एसिड अगर आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आधा तो आपका कंफ्यूजन जब भी दूर हो जाएगा जब आप ब्यूटेनोइक एसिड का जो है फॉर्मूला पता कर लेंगे। इस एसिड का जो फॉर्मूला होता है, हम लिख सकते हैं इसको हम CH3 देन CH2 अगेन देन CH2 देन COOH फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसका हमें जो है यहाँ पर आपको दिया गया स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में से सही स्ट्रक्चर जो हमें चूज करना है। तो एक चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ये बेसिक्स पता है तो आप कभी भी इन चीज़ों में मात नहीं खाओगे। यहाँ पर जो चीज़ है आप देख रहे हो, आपको बोला क्या है, ब्यूटेनोइक। तो ब्यूटेनोइक को हम अगर हम लिखें कि इसको हम जब भी हम बेसिक सीखते हैं, तो हमारे को जो भी अम्ल होते हैं या जो भी हमारे को एसिड्स दिए गए हैं, इसका हमें टुकड़े यानी कि किस चीज़ से मिलकर बनाई है हमें पता होना चाहिए। तो हम ब्यूटेनोइक को जो हम ब्यूट प्लस एन प्लस ओइक, तो अब ब्यूटेनोइक जो है ब्यूट प्लस एन प्लस ओइक से बना हुआ है। ब्यूट जो होता है, ब्यूट का मतलब हो गया कि आपका, इसका मतलब हो गया 4 कार्बन्स, पहली चीज। अच्छा, एन जो है ये बोलता है सिंगल बॉन्ड। अगेन अगर मैं बात करूं ओइक एसिड, ओइक का मतलब क्या हो गया, ओइक अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब आपका ये ओइक हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जो कि मैंने आपका फंक्शनल ग्रुप बता दिया। ठीक है, जो एन होता है वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, और ब्यूट जो है वो आपका 4 कार्बन्स को। सबसे पहले अगर हमारे को ये चीज़ पता है तो हम यहाँ पे 4 ऑप्शंस जो है इनमें से बहुत सारे क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे देखना है कि सिंगल बॉन्ड हो और 4 कार्बन्स हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, पहला ही गलत। ठीक है, यहाँ कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है लेकिन कितने होने चाहिए, 4 कार्बन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन, सेकंड ऑप्शन क्रॉस। इसके बाद आते हैं हम, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स तो हैं और यहाँ पर 4 कार्बन्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस ऑप्शन को छोड़ते हैं, फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर आपके 4 कार्बन्स हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड्स आपको देखने को मिल रहा है। अब हमारे पास ऑप्शन जो है चूज करने के लिए 2 बचे हैं, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन नीचे वाला डी पार्ट है। अब इसके थोड़े बेसिक्स को चीज़ को देख लेते हैं। जो आपका ओइक कार्बोनिक एसिड होता है, जिसको हम मैंने बताया था COOH से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसको हम जो है अगर इसको फंक्शनल ग्रुप के तौर में माने तो इसको हम इसको लिख सकते हैं C देन डैश OH डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका टुकड़ा ये हो गया। अब इसको मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि ये इस तरह से लिखा जाता है। क्या ऐसा मेरे को कहीं पर देखने को मिल रहा है, जो बचे हुए 2 ऑप्शंस तो हमने काट दिया, अब 2 ऑप्शंस हमारे पास बचे हुए हैं। इनमें पहले हम देखते हैं कि ये वाला जो मुझे या तो ये मिल जाए डायरेक्ट, या फिर मुझे मिल जाए नीचे वाला ये वाला ऑप्शन। तो इन दोनों ऑप्शंस में अगर ऊपर वाले में सी ऑप्शन में देखूँ मैं ध्यान से, तो सी ऑप्शन में ये मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये सी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर ऑप्शन जो है चूज करने के लिए मेरे पास कौन सा बचता है, डी ऑप्शन। सिंपली बात है कि आपका सी के साथ डबल बॉन्ड के साथ में ओ आपका जुड़ना चाहिए। OH जो है आपका एल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब तक ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप तभी होगा जब इसके साथ में डबल बॉन्ड हो। यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सी के साथ OH तो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको सी के साथ OH दिखा दिया। इसके साथ में जो है आपको डबल बॉन्ड के साथ में O जुड़ना चाहिए, जो कि यहाँ पर O नहीं है, HH है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। दोनों तरफ OH HH है, O नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर सी के साथ में सिंगल बॉन्ड है, सभी जगह सी आपस में जो है सिंगल
सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड हमारा पहला चांस जो इसको पहचानने का था कि जो कि एन से डिनोट होता है। ब्यूट है तो 4 कार्बन होंगे, चारों कार्बन हैं। साथ में अल्कोहल ग्रुप है जो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, COH, तो ये भी है, लेकिन इसको प्रेजेंट करने का तरीका है C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर जो सिग्निफाई कर रहा है। अब हमारे को सीधा सीधा हमने क्या लिखा कि C 4 बॉन्ड कार्बन के साथ, ठीक है। मैंने फंक्शनल ग्रुप बना दिया, तो आपको फंक्शनल ग्रुप में O के साथ में इसको अटैच करना है, OH आपका आ गया, ये वाला मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया एक कार्बन। यहाँ पे आप चाहें तो इधर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कहीं भी कर सकते हो, बीच में यहाँ पे भी कर सकते हो, इशू नहीं है। चलिए, अब आपको पता है कि कार्बन जो है लोनली नहीं रह सकता है, सभी जगह से ये कहाँ से घिरा रहता है, H से घिरा रहता है। तो इसके आगे नीचे अगर कहीं भी किसी भी जगह पे बचा हुआ है तो H लगा दो। यहाँ पे कार्बन ये बचा हुआ है, इसके नीचे भी H लगा दो, इसके ऊपर भी H लगा दो, क्योंकि आगे पीछे इसका कार्बन जुड़ा हुआ है तो जगह नहीं बचा हुआ है। यहाँ पर भी ये कार्बन ऊपर नीचे बचा हुआ है, यहाँ पे भी मैं H लगा दूँ, यहाँ पे भी H लगा दूँ, अगेन मैं यहाँ पे H लगा दूँ और यहाँ पे H लगा दूँ, लेकिन ये कार्बन के पीछे किसी से नहीं जुड़ा हुआ था, यानी खाली जगह है, यहाँ पे भी मैं H लगा दूँ। तो इस तरह का ये कंपाउंड जो बना, ये देख रहा हूँ मैं डी ऑप्शन में है, और इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है। बेसिक्स जितना है मैक्सिमम क्लियर करते चल रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन और उससे भी अच्छी बात है। 8वां क्वेश्चन है द डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इनसाइड द लीफ ऑफ ए ग्रीन प्लांट। आपके एग्जाम चैप्टर में भी इस टाइप का जो है आपको देखने को मिलेगा, आपका जो बुक है उसके अंदर। सबसे पहले जो यहाँ पे पूछा गया है, आप ये डायग्राम तो देख चुके हैं कि ये क्या है, आपको सीधा सीधा अरेंजमेंट, डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इनसाइड ए लीफ ऑफ ए ग्रीन प्लांट। कोई भी जो है हरे पत्तों वाला प्लांट है, उसके कोई लीफ है यानी पत्ता है, उसके इनसाइड का जो है अरेंजमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि आपने बुक में पढ़ा है। तो यहाँ से सीधा सीधा बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल नॉर्मली कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे A B C D ऑप्शंस दिए गए हैं, और यहाँ पे 2 4 2 3 1 2 और 1 4 दिया गया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको पता होना चाहिए कि जो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट के नाम पता होना चाहिए। मैं आंसर्स दूंगा तो मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला हूं और आपसे कमेंट की डिमांड करने वाला हूं इस क्वेश्चन में। तो ये कमेंट क्या रहेगा मैं बताता हूं अभी आंसर देने के बाद में। देखिए, सबसे पहला जो है आपको देखना है कि मेसोफिल जो होता है आपका वो कौन सा होता है। तो मेसोफिल, अगर आपने इस डायग्राम को पढ़ा है तो ये सेकंड पार्ट जो है ये आपका मेसोफिल होता है, ठीक है। तो इसको मैं अगर सिंपली लिख दूं तो ये हो गया आपका मेसोफिल, ठीक है, ये हो गया आपका मेसोफिल, ठीक है। मेसोफिल सेल बोलते हैं इसको सिंपली। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बोले तो पैलिसेड भी बोलते हैं, इसका आगे पैलिसेड लगा दीजिए, ठीक है, आपको इच्छा हो तो, बाकी मेसोफिल से आपका काम चल जाएगा। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पर आप फर्स्ट कंपाउंड में छोड़ दिया मैंने, दूसरा का नाम दिया मैं क्योंकि मैं आंसर बताने वाला हूँ। अच्छा, इसके बाद एक और आप कंपाउंड देख रहे हैं 4 नंबर। 4 नंबर को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सेल गार्ड। क्या बोलते हैं हम इसको, सेल गार्ड, सेल गार्ड, ठीक है। अब ये सेल गार्ड, और जो ये खाली जगह दिख रही है जिसका पूछा ही नहीं है, ये आपकी एम्प्टी स्पेस होती है, ठीक है, इनको छोड़ दो। अब जो है यहाँ पर जो मैंने अगर आपको 2 चीज़ें बताई हैं, तो ये देखो आपका जो मेसोफिल होता है ना, ध्यान रखना अभी मैं बता रहा हूँ। सेकंड नंबर जो है आपका मेसोफिल सेल, और फोर्थ नंबर जो है आपका सेल गार्ड, ये दोनों ही कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट को। देन दैट अब्जॉर्ब्स द सनलाइट, ये एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को। और उसके बाद में जो है ये जो पैलिसेड जो मैंने आपको बताया, ये पैलिसेड जिसको मेसोफिल बोल रहे हैं हम, ये पैलिसेड और इसके साथ में सेल गार्ड जो है, ये दोनों मिलकर के एब्जॉर्ब करते हैं मैक्सिमम जितने भी सनलाइट है उसको, और जिसके द्वारा ये फोटोसिंथेसिस करके पौधों का भोजन बनाते हैं, मेकिंग फूड का काम करते हैं। तो ये 2 चीज़ आपको समझ में आ गई। आंसर अगर मैं देखूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली कंटेन क्लोरोप्लास्ट, अभी मैंने आपको बताया कि सेल गार्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, और जो है मेसोफिल जिसको आप पैलिसेड बोल दें, ये आपका क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है, और ये दोनों ही मिलकर के सनलाइट जो होती है वो आपका जो है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करके जो है अपना फूड जो है वो बनाते हैं, ठीक है, ये फूड बनाते हैं, ठीक है, ये बनाने के लिए मजबूर करते हैं या मदद करते हैं। अब मैंने अगर आपको आंसर बता दिया है कि सेकंड और फोर्थ है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अच्छा, मैंने फर्स्ट और थर्ड का नाम क्यों नहीं बताया, कुछ नहीं एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है और सेकंड थर्ड पार्ट का नाम क्या है। अगर आपने बुक पढ़ी है या अभी पढ़ना स्टार्ट कर चुके होंगे तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मुझे फर्स्ट और थर्ड पार्ट का नाम, फर्स्ट और थर्ड इस तरह से लिख करके क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मुझे बता सकते हैं कि ये आपका आंसर है, ठीक है। इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और साथ साथ में मुझे भी खुशी होगी कि बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो चुके हैं। 9th क्वेश्चन इजी, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुज न्यूट्रिशन टाइप इज शोन बिलो। न्यूट्रिशन टाइप शोन बिलो, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इस डायग्राम को ये देख सकते हो, ये बच्चे रट लेते हैं इस टाइप के डायग्राम को। तो ये डायग्राम है क्या एक्चुअली, तो सभी को पता है कि ये डायग्राम भैया अमीबा का है। किसका है ये, अमीबा का है। क्लियर हुआ ना, सभी को पता है कि ये जो डायग्राम है ये अमीबा का है। चलिए, अब यहाँ पर जो है सीधा सीधा हम क्या कहते हैं, टाइप ऑफ तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो मैंने अमीबा बता दिया तो आप अमीबा तो बोल ही दोगे। चलो, मैं आपको एक साथ साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज नॉन एज होलोजोइक, होलोजोइक, ठीक है।
अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, होलोजोइक के नाम से जो है इसको जाना जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है सीधा सीधा कौन सा मोड जो है फॉलो होता है अमीबा में न्यूट्रिशन के लिए, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है फॉलो करता है अमीबा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके अंदर ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या करता है, तो इसके अंदर जो है आपका इंजेक्शन भी होता है। क्या होता है? इंजेक्शन भी होता है, आपका इंजेक्शन भी होता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं इन सॉरी एस लगा, इंजेक्शन भी होता है, उसके अलावा जो है डाइजेशन भी होता है, उसके अलावा इजेशन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंजेक्शन भी होता है, डाइजेशन भी होता है और इजेशन भी होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, इसका मतलब क्या है कि अमीबा डोंट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर न्यूट्रिशन। क्लियर हुआ? ये तीनों चीज़ें जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ही होती हैं, इसलिए अमीबा के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं पाया जाता जो केवल न्यूट्रिशन ही करे। ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे एक ही साथ में हो रही हैं। क्लियर हुआ? तो ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th नंबर देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ ए बॉडी। ये मतलब हजारों लाखों बार तो मैंने क्वेश्चन बड़े प्यार से समझाया है यार, चलो कोई नहीं, आपको पता भी होना चाहिए और मैं आंसर दूंगा उससे पहले आप सभी को पता है कि इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम्स। द क्रोमोसोम्स, only the chromosomes in human body are responsible for the sex of a baby, whether a woman contains only XX chromosome where a man contains X and Y chromosomes. When only similar type of chromosome combines with each other, it will give the baby girl, and if they combines with different type of chromosomes with each other, then it's a baby boy. ओके तो यहाँ पर सिंपल सा अगर हम बात करें तो वुमेन के पास दोनों ही, उनके पास जो भी होता है वो एक्स एक्स ही होता है, मेल के पास जो है एक्स और वाई होता है। अब यहाँ पे एक बहुत चीज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ी अंधविश्वासी दुनिया है, चल रही है, कई दुनिया क्या है कि लेके जा रही है कि चलो मेरे बेटा हो जाए, बेटी हो रही है। देखो समस्या यहाँ पर है, ये केमिकल क्रोमोसोम जो है केमिकल कंपाउंड है, डीएनए वगैरह आरएनए से संबंधित चीज़ें हैं, आप जानते हो जहाँ तक आपने बायोलॉजी थोड़ी सी पढ़ी है। तो यहाँ पर जो एक्स एक्स है ना, ये महिलाओं के अंदर है। महिला जो है यानी कि स्त्री जो है, स्त्री ही गुण रखती है और स्त्री ही स्त्री को ही जन्म जो है देने का ज़्यादा क्षमता रखती है, ठीक है। लेकिन उसकी क्षमता में भागीदार जो है वो मेल होता है, जिसके पास दोनों ही गुण होते हैं। वो एक स्त्री को भी उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, यानी कि अपना सहयोग दे सकता है, और वो अपने पुरुष को भी उत्पन्न करने की क्षमता का सहयोग दे सकता है। स्त्री के पास केवल चांस है कि वो एक्स ही क्रोमोसोम देगी, चाहे वो किसी भी हालत में दे, उसके पास है ही एक्स, तो उसके अलावा वो दे नहीं सकती। लेकिन मेल के पास एक्स और वाई दोनों है। अगर मेल का स्पर्म जा करके फ्यूज होता है वुमेन के किसी भी एक्स से, अगर वो एक्स ही है और एक्स से एक्स कंबाइन हो गया, यानी कि सिमिलर जो है चार्जेस होंगे, तो आपका जो है वो हो जाएगा गर्ल, और अगर आपका डिफरेंट चार्जेस होंगे तो हो जाएगा बॉय, ठीक है। तो ये होता है आपका सेक्स का बारे में। बाकी हम थोड़ा सा आगे जब करेंगे इसके क्वेश्चंस को और डिस्कस, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे समझ में आ गया कि क्रोमोसोम जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो ह्यूमन होता है उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होता है ऑटोसोम्स, जिसको हम ऑटोसोम्स भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा, ऑटोसोम्स जो है आपका होता है, और दूसरा जो आप देख ही रहे हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ऑटोसोम्स एंड दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो आप ये सेक्स क्रोमोसोम्स जो है आपका एक्स वाई होता है, ठीक है। ऑटोसोम्स तो आपको बताया होगा टीचर ने थोड़ा बहुत, ऑटोसोम्स की यहाँ बात नहीं हो रही इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए, व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। अब यहाँ पे बहुत एक छोटा सा वर्ड दिया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्लो होने का करेक्ट डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे डायग्राम तो दिया हुआ है, लेकिन ये डायग्राम हमारे समझ में, आपके समझ में जब तक नहीं आएगा, जब तक मैं इस डायग्राम के पूरे कंपोनेंट को समझता नहीं हूँ कि एक्चुअली ये एरो बताना क्या चाहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं एनलार्ज करते हुए आपको थोड़ा सा डिस्कस करके एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसको ऑब्जर्व करिए। अब इस डायग्राम को समझते हैं ताकि आपको थोड़ा न्यूरॉन समझ में आ जाए, ताकि आपका बेसिक्स जो है पूरा जीरो हो जाए, और जीरो होने के बाद मतलब आप बादशाह हो जाते हो। बेसिक जीरो का मतलब होता है कि आपका बेसिक बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की बात करूं, तो अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को मैं सिंपली डिफाइन करूं तो क्या होता है, ये एक वेव होती हैं, ठीक है। ये वेव होती हैं जो डिस्टर्बेंस के द्वारा जो है ये पास होती हैं पूरे न्यूरॉन से, ठीक है। इस पूरे न्यूरॉन से पास होती हुई आगे बढ़ती रहती हैं, बस ये पूरे लेंथ को जो है कवर करती हुई। जैसे नहीं वो एक आप देखते हो कि यहाँ से किसी तार में हमने तार जोड़ा और एक जगह से जो है सप्लाई दी, और वो तार के थ्रू जो है सपोज करिए यहाँ पे हमने सप्लाई दिया, और ये तार के
द्वारा जो है सप्लाई ये धीरे धीरे यहाँ पर इस एंड तक भी पहुँच जाती है। या फिर लोहे की रॉड जो है उसको हम यहाँ से हीट दे रहे हैं, जब भी हम हीट दे रहे हैं तो लोहे की गर्म रॉड धीरे 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 गर्म होते 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 एंड तक भी गर्म हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि पलटा जो आप किचन में काम करते हैं, कभी किसी लेडीज़ ने या फिर जो गृहिणी है उनके साथ किसी ने काम किया हो, बेटे ने या बेटियों ने, तो जो पलटा होता है वो पहले तो स्टार्टिंग में गर्म नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे सब्जी को ज़्यादा टाइम होता है और जैसे जैसे आप ज़्यादा देर तक चलाते हैं तो उस पलटे की महसूस जो आप जहाँ से हैंडल पकड़ते हैं वहाँ तक उसकी गर्माहट पहुँच जाती है। तो यही चीज़ होती है कि चार्जेस जो है फ्लो होते हैं। तो यहाँ पर वही है कि इलेक्ट्रिकल वेव्स होते हैं न्यूरॉन में जो हमारे को सेंस कराने के लिए जो है मूव करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया इंपल्स। ठीक है, ये चीज़ तो बिल्कुल सिंपल सी है, जो एंटायर लेंथ से जो है क्रॉस होके जाते रहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए, अब न्यूरॉन तो आपने देख लिया, लेकिन इसके पार्ट्स के बारे में आपको अगर पता नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना भी इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले एक चीज़ हम बता दें आपको कि यहाँ पर जो है न्यूरॉन के जो सेंटर होता है इसको हम जानते हो, आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। सभी को पता होगा न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद में जो है आप जो ये जो देख रहे हैं झाड़ी जैसी, ये जो इस तरह से झाड़ी जैसी निकली हुई है ना, ये बाहर ये तीरें निकल रही हैं, आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने डायग्राम थोड़ा बड़ा ही कर रखा है और जरूरत होगी तो बड़ा बाद में भी कर दूंगा। ये जो आप देख रहे हैं वी कलर के वी टाइप में शेप दिखा रहा है मैंने रेड कलर से, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसके अलावा जो यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस व एंटायर जो बॉडी है इसको हम बोलते हैं, इसको जो इस पूरे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पूरे जो जगह को बोलते हैं, इसको साइटोन भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, साइटोन भी बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सिंपलेस्ट वर्ड में जिसको याद नहीं हो उसको बोल सकता है सेल बॉडी। सेल बॉडी, यहां तक क्लियर हुआ? आगे जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है आपका, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। नेक्स्ट पार्ट जो है आप देख रहे हैं, ये जो आप पूरा का पूरा देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये पूरा स्ट्रक्चर जो इस तरह से ये जा रहा है, जो ये छोटा सा स्ट्रक्चर ये जा रहा है, ये कंटिन्यूस जो स्ट्रक्चर है ये, इसको बोलते हैं हम एक्सॉन। इसके अलावा अगर हम ये एक्सोन से जाकर के यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर से ये उसी तरह से जो आप देख रहे हैं डेंड्राइट से, इसी तरह का भी आपको यहाँ पर छवि देखने को मिल रही है, चित्र देखने को मिल रहा है, पूंछ जैसी बन रही है, और इस पूंछ को जो हम बोलते हैं इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। अब अगर इसका डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ मैं आपके लिए, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, तो आपका डाउट जो है पूरा क्लियर हो जाए। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर एक छोटे छोटे आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये इस तरह का येलो कलर कर रहा हूँ मैं, आप देख रहे हैं ये पार्ट एक्सोन, दो आप देख रहे हैं एक्सोन, ये वाला जो एक्सोन है ये पूरा का पूरा आपके यहाँ बीच बीच में आपको एक्सोन का जो है थोड़ी थोड़ी सी जो है कुंडलियाँ दिखाई दे रही है, कट जो यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, एक्सोन पूरा कंटिन्यूस जा रहा है, और इसके बीच बीच में ये जो येलो कलर का मैं आपको ये बड़ा बड़ा पार्ट जो दिखा रहा हूँ, टुकड़े दिखा रहा हूँ, जो है ये क्या कहलाते हैं हमारे, इनका पता होना जरूरी है। तो इसको बोलते हैं मेलिन सीथ। तो अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो ये होता है आपका सीथ। ठीक है, तो ये होता है आपका मेलिन सीथ। अब यहां पर हमारा जो फ्लो है वो कैसा होता है इस चीज को हम समझ लेते हैं। इस डायग्राम को छोटा कर देता हूं मैं, आप देख सकते हैं यहां पर सिंपली जो है आपका जो फ्लो होगा वो कैसे होगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा तो आपको ज्यादातर आपके टेंशन जो आपका टेंशन है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो हमारा सेंस करता है सबसे पहला डेंड्राइट्स। क्या करता है, ये रिसीवर है, ये क्या काम करता है, एज ए रिसीवर काम करता है। ये क्या करता है, एज ए रिसीवर काम करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है आपका रिसीवर है। ठीक है, डेंड्राइट जो भी है आपका ये रिसीव करता है, जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आएंगे हमारे न्यूरॉन में उसको रिसीव करेगा, रिसीव करके ये देता है आपके साइटोन को, जिसको हम सेल बॉडी बोलते हैं, जो कि हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस सेल बॉडी को ये ट्रांसफर करता है, और सेल बॉडी जो है ये एक्सोन को दे देती है। एक्सोन क्या करता है, इसको लेकर के आगे की तरफ जो है मूव करवाता है। तो इस तरह से अगर मैं इसका सीधा सीधा मैं बोलूँ कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, सबसे पहले हमारे पास, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डेंड्राइट से पास होते हुए, जो हमारा डेंड्राइट्स है इससे पास होते हुए नेक्स्ट जो हमारे जाती है वो जाती है हमारे सेल बॉडी पे। ठीक है, सेल बॉडी से, जो कि मैंने आपको बताया साइटोन जिसको बोलते हैं, सेल बॉडी से ये जाती है हमारी एक्सोन को। ठीक है, एक्सोन जो है इसको कंटिन्यूस देख रहे हैं, एक्सोन जो है यहाँ पर आप एंड तक देख रहे हैं कनेक्टेड है और फिर जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। एक्सोन से ये जाती है एंड में हमारे नर्व सिस्टम की तरफ।
जो नर्व एंडिंग है वो नर्व एंडिंग की तरफ जाती है। तो ये हुआ हमारा इसका फ्लो। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आप देख रहे हैं अलग दिया गया है। यहाँ पे दो दो न्यूरॉन दे दिए आपको साथ साथ में, ए बी सी डी ऑप्शंस देख रहे हैं। यहाँ पे डबल डबल न्यूरॉन्स हैं, एरोज आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ आपको मैं बात करूँ तो आप एक चीज़ समझ चुके होंगे यहाँ पर इन ऑप्शंस के थ्रू कि आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपका अगर बेसिक पता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस डबल न्यूरॉन को हमें बनाना होगा ताकि डबल न्यूरॉन से हम इसको समझ पाएं कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या राइट होने वाला है। तो आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम लेते हैं डबल न्यूरॉन, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। ये डायग्राम जो है डबल न्यूरॉन का है। एक न्यूरॉन पहले जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा न्यूरॉन इसके बाद में। ये आपका फर्स्ट है, उसके बाद में यहाँ पे सेकंड आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको मैंने पहले बता दिया है कि आपका सबसे पहला जो है डेंड्राइट होगा वो आपका रिसीव करेगा, रिसीव करके वो देगा आपके सेल के न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस जो है सेल न्यूक्लियस जो है वो एक्सोन को पास करेगा, और एक्सोन जो है वो आकर के नर्व एंडिंग तक पहुंचा देगा इसको। ठीक है, एक्सोन जो है नर्व एंडिंग तक फैला हुआ है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ आपके फर्स्ट और सेकंड न्यूरॉन जो है ये कनेक्टेड कैसे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है ये डेंड्राइट्स जो है ये आपके ये होते हैं आपके जो ये खुली हुई श्रृंखला है, ये आपका डेंड्राइट्स हैं। और डेंड्राइट से ये आपका न्यूक्लियस में आएगा, न्यूक्लियस में आएगा, न्यूक्लियस को जो हम बोलते हैं साइटोन यानी कि सेल बॉडी, सेल बॉडी से ये जा रहा है आपका यहाँ से इस तरह से पास होते हुए एक्सोन के थ्रू, और लास्ट में जो यहाँ पर ये आपका जो है आप इस तरह से स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो ये आपका एंड वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये कह सकते हैं पूंछ जो बनी हुई है इस तरह के स्ट्रक्चर में पहुँचता है जिसको हम बोलते हैं नर्व एंड। नर्व एंड से फिर से सिग्नल्स जो हैं इसको लेने हैं। जब ये फिर से सिग्नल लेगा तो यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं ये जंप करके फिर से डेंड्राइट्स पे, नेक्स्ट वाले जो न्यूरॉन है इसके डेंड्राइट्स पे पहुंच जाएंगे, और इस डेंड्राइट से फिर से ये न्यूक्लियस पे जाएगा, न्यूक्लियस से फिर एक्सोन पे जाएगा, और एक्सोन से फिर ये नर्व एंड पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह की ये श्रृंखला बन गई। अच्छा, जब आप देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों जो है ये कनेक्टेड बिल्कुल मतलब आपस में जीरो जीरो कनेक्टेड नहीं होते हैं, इनमें थोड़ा सा गैप होता है, तभी जाके जो इसमें आपके इंपल्सेज हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज हैं यहाँ से ये जंप मारकर जो है दूसरे न्यूरॉन पे पहुंचते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे दो न्यूरॉन्स का डायग्राम आपको शो किया। इस डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो न्यूरॉन्स हैं। तो यहाँ से ये न्यूरॉन से जो आपका नर्व एंडिंग है यहाँ से ये क्रॉस करके यानी कि जंप करके आपका अगले वाले पार्ट पे यानी कि सीधे सीधे डेंड्राइट पे जाता है, और डेंड्राइट से न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से आपका एक्सोन, और एक्सोन से नर्व एंड पे फिर से चला जाता है। तो अगर हम इस डायग्राम को समझ चुके हैं तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताया कि इन दोनों में यहाँ पर थोड़ा सा गैप देखने को मिलता है, जहाँ से इस गैप को जंप करके जो है आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाते हैं। और इसी गैप को बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, छोटा सा गैप होता है जिसको हम फाइन गैप के नाम से जानते हैं, और आपने बहुत बार क्लासेस में सुना होगा कि फाइन गैप्स के नाम से एक चीज़ मशहूर है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स, ठीक है। तो सिनेप्स जो होता है इसी जगह को बोलते हैं, जो ये खाली जगह है इसी जो है माइनर सी जगह को या फिर बोलते हैं फाइन गैप को सिनेप्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये सिनेप्स तो आपको समझ में आ गया। तो ये आपका सिनेप्स जो है ये चीज़ सिनेप्स होती है। अब आपको ये डायग्राम से एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपका जो न्यूरॉन है वो किस तरह से काम करने वाला है। तो अगर मैं अब डायग्राम के आंसर्स को देखूं या ऑप्शंस को देखूं तो यहाँ पे सिंपली देखिए, सबसे पहला आपको देखना है कि हमारा जो है डेंड्राइट से ये किस तरह से फ्लो हो रहा है, डेंड्राइट से सेल की तरफ फ्लो हो रहा है, यानी कि सेल बॉडी की तरफ फ्लो हो रहा है, फिर साइटोन। तो यहाँ पर अगर मैं डायग्राम्स 4 ऑप्शंस देखूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो एरो है ये आपके नर्व एंडिंग की तरफ से दिखा रहा है, तो ये फ्लो तो गलत हो गया। आपको बताया है कि जो फ्लो है ये इस तरफ से रहेगा, ऐसे जा रहा है हमारा फ्लो, इधर से चल रहा है और इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं कि इसमें एरो ही गलत दिखाया है, तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, गलत हो गया। बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं कि ये टेल एंड से यानी कि नर्व एंडिंग से ही यहाँ पर भी फ्लो दिखा रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। इसके बाद सी सेक्शन में देखते हैं, तो सी सेक्शन में आपका यहाँ से बिल्कुल ये चीज़ तो सही दिखा रहा है कि यहाँ से आपका इससे रिसीव कर रहा है, ये रिसीवर है, और यहाँ से ये रिसीव करने के बाद में जो है आपको क्या भेज रहा है, सिग्नल्स भेज रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यहाँ से रिसीवर है ये, और रिसीवर करके ये रिसीवर जो है यहाँ पे आपका एक्सोन से जो है आपका सिग्नल भेज करके यहाँ पर आपको नर्व एंड में दे रहा है, और नर्व एंड से जंप करके यहाँ पे ये जंप कर रहे हैं जिसका नाम सिनेप्स है, इस गैप को सिनेप्स बोलते हैं। और इस गैप से जंप करने के बाद वापस से जो है ये डेंड्राइट्स पे पहुंच रहा है, डेंड्राइट्स जो है रिसीवर है, फिर रिसीव कर रहा है, न्यूक्लियस को दे रहा है, न्यूक्लियस जो है फिर इसको आगे एक्सोन को फॉरवर्ड कर रहा है, एक्सोन जो है इसको फिर से फॉरवर्ड करके जो है नर्विंग एंड को दे रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन तो मुझे अपने डायग्राम्स के हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है, तो सी ऑप्शन को ओके करके चलते हैं। और लास्ट में डी ऑप्शन देखते हैं, तो डी ऑप्शन में देखिए एरो जो है आपका क्या कह रहा है कि ये आपका जा रहा है सिनॉप्स से, सॉरी डेंड्राइट से जा रहा है, सिग्नल सही है। ठीक है, उसके बाद में एक्सोन आपका न्यूक्लियस में पास हुआ, न्यूक्लियस से ये एक्सोन में गया, ठीक है, और यहाँ पे नर्व एंड में भी गया, ठीक है। नर्व एंड से नर्व एंड नहीं जुड़ेगा, नर्व एंड से जो है रिसीवर ये जुड़ना चाहिए, जो कि हमारा ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नर्व एंड से जो है हमारा ये वाला स्ट्रक्चर, सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि सी से हमारा जो है रिसीव करता है। नर्व एंड से रिसीव करने वाला कौन है, डेंड्राइट, और यहाँ पर रिसीव क्या कर रहा है, नर्व एंड से नर्व एंड जो है रिसीव कर रहा है, जो कि गलत है। तो डी ऑप्शन भी गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको समझ लीजिए, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें बोला है फॉलोइंग डायग्राम द पार्ट ए बी सी आर सिक्वेंसली। तो यहाँ पर जो ए है, बी है और ये सी है, यहाँ पे नाम दिए गए हैं, इन नामों को बस आपको बता देना है। तो सबसे पहला नाम जो आप जानते हैं, ए क्या है आपका, तो ए जो है आप ए पार्ट को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्ल्यूमिले। क्या बोलते हैं, प्ल्यूमिले।
तो प्लू मिले तो हमारे को मिल गया कि इसमें भी ऑप्शन है, प्लू मिले इसमें भी ऑप्शन है, यानी कि आपका ए पार्ट जो है मुझे को पता चल गया, यानी कि ए ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा है। इसके बाद में बी पार्ट, अगर बी पार्ट का मुझे नाम पता है तो इसको बोलते हैं कोटिल्डन। कोटिल्डन बोलते हैं तो बी पार्ट है। कोटिल्डन कौन सा है? हमारे पास सी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। क्या बी ऑप्शन में है? नहीं, रेडिकल आ जा रहा है, तो यहाँ पे रेडिकल जो है गलत है, यानी कि बी ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑटोमेटिकली सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेडिकल जो है लास्ट ऑप्शन जो है सी हमारा, तो रेडिकल है। तो ए, बी और सी इस तरह से हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पहला जो ए पार्ट है आपका, जिसको हम बोलते हैं प्लुमले, तो ये क्या करता है? राइज करता है शॉर्ट्स को। जितने भी शॉर्ट्स होते हैं आपके, उनको राइज करता है। इसका काम क्या है? राइज करना, शॉर्ट्स राइज करना। इसके बाद बी ऑप्शन जो देख रहे हैं, जिसमें आपको कोटिल्डन बोला गया है, तो ये बी ऑप्शन जो है ये क्या करता है? सर्व करता है। क्या करता है? स्टोर करने के लिए फूड को, फूड स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, और जो सी ऑप्शन जो है आपका, ये क्या करता है? ये आपका हेल्प करता है ग्रो में, ग्रो में किसको? रूट्स को। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया एबीसी क्या काम करते हैं, बाकी आपको ऑप्शन पता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 13 जो क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिकल करंट इन द सर्किट। जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तभी जाके शॉर्ट सर्किट है। आराम से अगर आपका कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो इस वायर का कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन इस पे लोड ज़्यादा हो गया, इसका मतलब करंट हाई हो जाएगा। इसको करंट ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर हाइयर करंट चाहिए, तो यहाँ पर जो है इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और करंट अगर ज़्यादा फ्लो होगा तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक करंट, वो भी सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा हैविली। तो यहाँ डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 14 क्वेश्चन देखिए, इन द की इन द अरेंजमेंट टेकन आउट द सर्किट इज मेड ओपन। अगर हम इसमें से की हटा देते हैं तो ये सर्किट जो है ओपन हो जाएगा। द मैग्नेटिक लाइंस आर ड्रॉन ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए बी सी डी लाइंस आर। तो देखो, अगर मैं इस की को हटा दूं तो यहाँ पे सर्किट ओपन हो गया। अगर ये सर्किट ओपन हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा ये बोलने का मतलब क्या कहना चाहता है कि भैया आपका जो है सर्किट ओपन हो गया। अगर ये सर्किट की हटा देते हैं, सर्किट ओपन हो गया, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा, फ्लो जीरो हो जाएगा। अगर करंट ही फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें सर्किट में नहीं बहेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। जब हमने की हटा दिया तो बैटरी का कोई भी लेना देना नहीं रहेगा, कनेक्ट ही नहीं है तार, तो कनेक्ट तार नहीं है तो यहाँ पर सर्किट में कोई फ्लो नहीं होगा, कोई फ्लो नहीं है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर कोई भी आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब अब ये वो बोल रहा है जो क्वेश्चन के हिसाब से कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्सेस कौन सा काम करेगा? वो भी अर्थ का। और अर्थ का जब ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है इसमें यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर सीधा सीधा ये जो है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट रहेगा, और यूनिफॉर्म और कांस्टेंट रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट हो जाएगी गैल्वेनोमीटर की, और इसका मतलब जो है यहाँ पर स्ट्रेट और पैरेलल लाइन जो है ईच अदर देखने को मिलेगा। बेसिक्स आपको स्कूल में बताया गया होगा, तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन अगर मैं सही करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें और चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है आपका। ये स्टूडेंट carries out an experiment and plots VI graph of 3 samples of nichrome wire with resistance R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली। फिगर शोन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन में पहला बोला है कि R1 और R2 और R3 जो रेजिस्टेंस हैं वो बराबर हों। यहाँ पर बी ऑप्शन में बोला गया R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R3, एंड थर्ड ऑप्शन में बोला गया R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R1, और डी ऑप्शन में बोला गया R2 इज ग्रेटर देन R3 एंड R3 इज ग्रेटर देन R1। देखिए, जब आपको इलेक्ट्रिक सर्किट दी गई हो तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है रेजिस्टेंस जो हो वायर का, इस टाइप का जो ग्राफ होता है, तो इसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस जो आर होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वी आई ग्राफ होता है। ठीक है, 1/में वी आई ग्राफ। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और आपको समझनी चाहिए, जो वी ग्राफ यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली स्लोप होता है। और दूसरी चीज़ और है, अगर हम करंट को हाई करेंगे, इफ़ आपका मैं बोलूँ जो करंट अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वोल्ट जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, अब इसी की वाइस वर्सा अगर मैं करूं कि वोल्ट अगर मैं इंक्रीज करूं तो करंट मेरा डिक्रीज होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना? ये चीज़ करंट ये इस तरह से काम करता है। करंट और वोल्ट में ये संपर्क होता है आपस में, ये संबंध बोल सकते हैं कि अगर करंट हाई होगा तो वोल्ट कम होगा, और वोल्ट हाई होगा तो आपका करंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं वोल्ट की बात करूँ तो वोल्ट जो है R1 का, आप देख रहे हैं R1 का स्लोप जो है वो ज़्यादा है। स्लोप मतलब झुकाव, ये झुकाव जो है ये ज़्यादा है। एंगल जो है आप देख रहे हैं, एंगल किसका जो है ज़्यादा कम है, तो वही झुकाव ज़्यादा होता है। झुकाव जिसका ही होता है जिसका एंगल कम हो। तो R3 जो है ये कम है R2 से, और R2 का झुकाव कम है R1 से। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो वोल्ट किसका ज़्यादा है, तो वोल्ट जो है R3 का ज़्यादा है R2 से, और
R2 का ज़्यादा है आपका R1 से। तो यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो R किस हिसाब से निकाल सकता हूँ मैं सीधा सीधा कि R3 जो है ये ग्रेटर है किससे, आपका R2 से, और R2 जो है वो ग्रेटर है आपका R1 से। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जिसका करंट ज़्यादा होगा, यानी कि करंट के सेंस में अगर मैं निकालूँ तो R1 जो है वो ज़्यादा होगा R2 से और R2 ज़्यादा होगा R3 से। लेकिन यहाँ पर हमारा एम्पियर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो हम स्लोप जो है यहाँ पर स्लोप की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे VI ग्राफ की बात कर रहे हैं हम। जो आपका ग्राफ है VI ग्राफ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, तो VI ग्राफ में जो स्लोप है वही इंडिकेट कर रहा है, और स्लोप जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो आपका R3 जो है ज़्यादा होगा। दिखने में भी लग रहा है आपको R3 का स्लोप ज़्यादा है R2 से, इसका जो एंगल इससे बढ़ रहा है, स्लोप झुकाव मतलब बढ़ रहा है, झुकाव कम हो रहा है। और इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है R1 का झुकाव और भी जो है कम होता जा रहा है। तो आपका सबसे ज़्यादा झुकाव R3 का मिल रहा है, फिर उसके बाद में R2 का देखने को मिल रहा है, फिर आपको R1 का देखने को मिल रहा है। इसीलिए रेजिस्टेंस जो है 1 में VI ग्राफ होता है। तो इसके हिसाब से सुटेबल आंसर मैं चूज कर सकता हूं कि R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R1। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए कंटिन्यूअस क्लोज कर्व। सबसे पहले अगर हम कोई बार बनाएं तो ये हमने मान लो मैग्नेटिक बार बना लिया। अब इस बार में आपको पता है कि आपका जो है एक नॉर्थ पोल होता है और एक आपका साउथ पोल होता है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। आप सभी को पता है कि मैग्नेट में जो है सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ पोल से बाहर निकलते हैं, ठीक है, इस तरह से निकलते हैं ये नॉर्थ पोल से सारे के सारे, और जो है साउथ पोल में ये एंटर करते हैं, साउथ पोल में आपके एंटर करते हैं। और जब ये नॉर्थ पोल से निकलते हुए साउथ पोल की तरफ ट्रैवल किया जाता है इनके द्वारा, तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह से अगर मैं नीचे की बात करूं तो यहाँ पर भी आपका ये नॉर्थ से निकलते हुए इस तरह से आपका साउथ में जाके ये ट्रैवल करते हैं। तो हमेशा जो इनका चलने का दिशा जो होता है ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है। ये यहीं पर आकर रुकते नहीं है, क्योंकि ये हमेशा इसको इसी तरह से क्लोज लूप बनाना होगा। तो ये क्या करते हैं, मैग्नेट के अंदर अंदर ये जो आपका नॉर्थ से साउथ तक पहुंचा है, तो साउथ से ये मैग्नेट के अंदर अंदर धीरे 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 इस तरह से चलते हुए नॉर्थ पे पहुंचते हैं और फिर से वापस यही जो है लूप फॉलो करते रहते हैं। तो इस तरह से आपको, आपने डायग्राम देखा होगा बुक्स में, तो आपको इस तरह का ही जो है आपको क्लोज कर्व मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नॉर्थ टू साउथ। अब यहाँ पर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर सबसे पहला हम क्वेश्चन की बात करें, हमें नॉट फाइंड आउट करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए कंटिन्यूअस क्लोज कर्व, तो यस, हम यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से भी बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूअसली क्लोज कर्व फॉर्म करती हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, हमें तो नॉट बताना है, नॉट वाले को हम काट देंगे, जो हमारा ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन जो बोल रहा है, इसमें बोल रहा है देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हम अच्छी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी है क्लोज कर्व बना रहा है और एक दूसरे को ये काटते नहीं है, एक दूसरे के बगल से अगल बगल से चलते रहेंगे, ठीक है, ये कंटिन्यूअस इस तरह से चलते रहेंगे, क्लोज कर्व बनाते रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद में डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक लाइन कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यस, आप जहां पर जैसे ये आप सपोज करिए एरो मैंने आपको दिखाया नॉर्थ टू आपका साउथ जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी आप जो है टेंजेंट ड्रॉ करिए, इस तरह से कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये आपको सीधा सीधा डायरेक्शन दे देंगे मैग्नेटिक फील्ड की, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है एट दैट पॉइंट पे। इसका चौथा ऑप्शन है आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अभी हमने डायग्राम में पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल दिया कि नॉर्थ से साउथ जाती हैं, यहाँ भी स्टेटमेंट बोल रहा है कि साउथ से नॉर्थ जाती हैं। यही स्टेटमेंट जो है ये गलत है, यही पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम 17 to 20 क्वेश्चन जो असर्शन और रीजनिंग पे, यानी कारण और जो है उसके कथन और कारण पे विचार करके हमें बताने हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें 17वां नंबर, असर्शन किया गया कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। आई नो दैट, यू नो दैट, कोरोजन जो है ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, सभी आयरन्स को जो है ये खत्म कर सकता है। रीजन क्या, एवरी ईयर एन एमरस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। तो हर साल जो है काफ़ी पैसे इन डैमेज्ड आयरन को, जो कोरोजन से ग्रसित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए जो है खर्च किया जाता है। तो ये भी कथन तो सही है आपका। तो यानी कि दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हमको सही देखने को मिली है। अब हमारे को असर्शन और रीजंस के ऑप्शंस को देखने हैं और उसके बाद जो है इसके करेक्ट आंसर को जो है टिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। तो हमने देखा कि भाई पहला तो असर्शन जो इसने दिया है, कथन दिया है, वो बिल्कुल सही है, और रीजन जो उसका कारण दिया वो भी सही है कि भाई हर साल कुछ ना कुछ पैसे जो है उस पर स्पेंड करना पड़ता है जिस आयरन का डैमेज हो चुका है उसको रिप्लेसमेंट के लिए। तो हमारा जो है बोथ असर्शन और रीजन तो करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया कि जो रीजन है यानी जो कारण है वो रीजन आपका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। फर्स्ट ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। अगले ऑप्शंस की बात करते हैं, फिर हम देख लेंगे। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन
इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पर रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा बोल रहा है कि करोजन जो है ये सीरियस प्रॉब्लम है, और सीरियस प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को जो है कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। पेंट वेंट ऑयल वगैरह करके हम जो करोजन से प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो एवरी ईयर हमें कुछ ना कुछ अमाउंट जो है स्पेंड करना पड़ता है उसके रिप्लेसमेंट पे। इसका मतलब है जो है आपका सेकंड ऑप्शन हो गया गलत। असर्शन इज ट्रू, और बट जब हमारे दोनों ही हमने पहले ही पता कर लिया कि दोनों ही कथन सही है, तो ये भी आपका सी ऑप्शन तो बिल्कुल सीधा सीधा हो गया गलत, और डी ऑप्शन भी आपका जो है यहाँ पे फॉल्स बता रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा सीधा सा ऑप्शन है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18 नंबर है असर्शन पे देखते हैं। असर्शन में बोला गया डोमिनेंट एली इज एन एली हुज फिनोटाइप एक्सप्रेस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एले ऑफ दैट जीन। जो भी जीन है आपका, सपोज करिए एक टीटी जीन है, ठीक है। अच्छा, रीजन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, कैपिटल टी से तो रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, डोमिनेंट एली इन एली हुज फिनोटाइप एक्सप्रेस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एली ऑफ दैट जीन। अगर उसका कोई दूसरा भी जीन का एली होगा तो भी वो प्रेजेंट होता ही है, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो हमारा ये टी जो है ये एक्सप्रेस करता है, वो प्रेजेंट होगा, एक्सप्रेस करेगा अपने फिनोटाइप को, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये टी वाला ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन जो है ये बोल रहा है रीजन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर टी, तो ये भी सही है। लेकिन क्या ये रीजन सही है कि डोमिनेंट एली जो है वो फिनोटाइप को एक्सप्रेस करता है चाहे वो प्रेजेंस ऑफ अनदर हो? तो यहाँ पर केवल टी से सिग्निफाई करने से नहीं, वो टी सिंबल हो, एन सिंबल हो, एम सिंबल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब उसकी प्रॉपर्टी मुझे पता है कि वो प्रॉपर्टी तो उसको हमेशा रिप्रेजेंट करेगी, चाहे मैं उसको टी से डिनोट करूं, एस से डिनोट करूं, टी से डिनोट करूं। तो ये कोई मीन नहीं है, ये रीजन कारण नहीं है कि मैं उसको टी से रिप्रेजेंट करता हूं, इसीलिए जो है वो फिनोटाइप एक्सप्रेस करता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एली। बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे टी इसका कोई मेन रीजन नहीं है कि मैंने टी से बताया, मैंने इसका टी नाम रख दिया इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये रीजन जो है गलत हो गया। अगर मुझे पहला रीजन असर्शन पता है और रीजन गलत है तो मैं अपने ऑप्शंस को वेरीफाई कर सकता हूं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट तो होता है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि ये टी से प्रेजेंट कर रखा है, टी से, तो ये तो है। लेकिन केवल ये टी के प्रेजेंट की वजह से ही जो है ये एक्सप्रेस कर रहा है, ये गलत है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट आर यानी कि रीजन जो बता रहा है कि ये टी से जो है, ये टी की वजह से ही, यानी कि उसको हम लेटर टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी वजह से है, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे देखिए असर्शन क्या है आपका, ऑल द प्लांट्स प्रोसेस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या ये सही है? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो है यहाँ सही है, ऑल द प्लांट्स प्रोसेस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है। रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल इन देम। यस इट इज राइट, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन जो होगा, मैंने बहुत पहले आपको जो क्वेश्चंस एमसीक्यू कराए थे उसमें बताया था कि आपका जो ग्रीन कलर का एक पत्ते का भी आता है, तो उसमें जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल जो है प्रेजेंस होता है, उसी की वजह से जो है ये होता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं, लास्ट एमसीक्यू है, इसके बाद हम जो बड़े क्वेश्चन उसकी बात करेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर जो असर्शन दिया है ना, अगर आपको ध्यान से स्कूल में पढ़ाया गया होगा, क्लासेज आपने थोड़ी सी भी ढंग से अटेंड करी है, तो ये बिल्कुल सही बात है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इंडिपेंडेंट होती है लेंथ या फिर उसके एरिया से। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसको उसके लेंथ से, उसके एरिया से कोई लेना नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा वो तो होगा ही। इसके बाद में रीजन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कमी छोड़ दी गई है कि इसमें जो बोला गया है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है या फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म एनीवेयर। अगर इसमें लिख देता है एनीवेयर एंड एट एनी पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इज सेम, तो ये हो जाता आपका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ना देते हुए थोड़ा सा आपको जो है विचलित किया गया है, घुमाया गया है, आपके दिमाग को परखा गया है कि आपने जो पढ़ा है वो काफ़ी ढंग से पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया रीजन तो सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये गलत है। ये सही है रीजन, लेकिन टोटली एक्सप्लेनेशन जो है ये गलत है। टोटल एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया, लेकिन रीजन ये सही है। रीजन सही भी है लेकिन एक्सप्लेन सही नहीं है। ऊपर वाला असर्शन आपका सही है। तो अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, मैंने कहा कि आपका रीजन भी और सेशन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया गया है। तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो आपको एक डायग्राम दिखाता हूं।
इस डायग्राम में आप देख रहे हैं एक छोटा सा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक सोलोनॉइड दिखा दिया। कई बच्चों को सोलोनॉइड नहीं पता होता है। तांबे के तार को लेकर के इससे तरह से आप घुमाते हुए एक जो है बना सकते हैं, ये सोलोनॉइड कहलाता है। इसमें भी वही मैग्नेटिक वाला ही काम होता है, जिसमें आपका एक हम पोल मान सकते हैं जिसको नॉर्थ मान लेंगे और एक को हम साउथ मान लेंगे। और जो है आपका ट्रैवल जो करेगा मैग्नेटिक फील्ड वो सेम टू सेम जैसे मैग्नेट में फ्लो करता है नॉर्थ टू साउथ, तो वो इस तरह से ही फ्लो करेगा। एक तरफ से निकलता है आपका, यहाँ से निकलेगा और जो है इस तरह से आपका इधर से भी आपका नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ में जाके एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, और ये फिर अंदर ये साउथ से ट्रैवल करते हुए नॉर्थ पे वापस जाता है और फिर ये कंटिन्यूस करता रहता है। इसीलिए जो है हम इस तरह के कर्व्स जो है आपके डायग्राम आपने मैग्नेटिक के बहुत देखे होंगे, टीचर्स ने बहुत सारे आपको इस तरह के डायग्राम तो बताए होंगे, लेकिन ये कर्व कैसे फॉलो हो रहा है, ये कंटिन्यूस कर्व क्यों बनता है, क्योंकि ये सोर्स जो साउथ डायरेक्शन है, यहाँ पर आने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट या इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ को ट्रैवल कर जाती हैं, फिर से ये क्लोज कर्व या क्लोज लूप बनाती हैं। तो ये सोलोनॉइड है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बोल रहा है कि ये पूरा सोलोनॉइड है, इसके किसी लेंथ पे, चाहे कितना भी लेंथ बड़ा हो, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। चाहे इसका सोलोनॉइड इतना छोटा सा आपने बना रखा हो या फिर आपने सोलोनॉइड इतना बड़ा बना रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके एरिया से। बस इसमें जो है रीजन दिया, मैग्नेटिक इनसाइड द सोलोनॉइड इज यूनिफॉर्म। यस, ये जो है पूरा का पूरा यूनिफॉर्म होता है इसके अंदर, लेकिन ईच एंड एवरी पॉइंट जो है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर भी, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, इस कोयल के इस जगह पे एंटायर द कोयल जो है ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें मेंशन नहीं की, ईच एंड एवरी पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, यही इसका बस एक गलत कथन में जो है कमी रह गई, इसीलिए हमने जो है इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं माना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो पार्ट है इसको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न आ गए हैं। सेक्शन बी की तरफ मूव कर चुके हैं, जिसमें हमारे राइटिंग के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला जो सेक्शन बी है इसको डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए, ए मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 है कोई, उसके साथ में आपका जो है मेटल उसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है और द गैस इवॉल्व इज कलेक्टेड बाई मेथड सोन इन द फिगर। यहाँ पे एक मेथड दिया गया है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम को थोड़ा सा, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, और आंसर द फॉलोइंग, नेम द गैस। आप अच्छी तरह से जानते हैं जब H2SO4 को जब हम ट्रीट करते हैं मेटल से, तो ये हाइड्रोजन गैस जो है क्या करता है, लिबरेट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा नेम जो है गैस का वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। नेम द मेथड ऑफ द कलेक्शन ऑफ गैस। इस गैस को कलेक्शन करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, मेथड का नाम ध्यान रखना है। तो ये दो आंसर्स हमारे हो गए 21 नंबर क्वेश्चन के। इसी के और पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया, लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन ए हाईली रिएक्टिव मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर। अगर एक बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है जो वाटर के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, तो आपके जो है कोई भी उसके साथ में टू ऑब्जर्वेशन आपने देखे हो, आपने समझा हो, उसको आपको बताना है। सबसे पहले जैसे ही आप उस हाईली रिएक्टिव मेटल को वाटर में ड्रॉप करोगे तो सबसे पहला जो है सबसे ज़्यादा वो हीट देगा आपको, तो ठीक है ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है जनरेट होगी। और दूसरा जो है मेटल जो है वो क्या होगा, जब हाईली रिएक्टिव होगा ना तो वो मेटल जो है स्टार्ट कर देगा फ्लो यानी कि फ्लोटिंग सर्फेसेस पे तैरना तैयार जो है अपने आप को कर देगा। तो ये दो चीज़ें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या ऑब्जर्वेशंस होते हैं जब हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हम ड्रॉप करेंगे वाटर के अंदर देखने को मिलता है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसके बाद 23rd नंबर क्वेश्चन है, विच आर द फर्स्ट सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ फूड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब इसने पूछा है कि फोटोसिंथेसिस जब होती है तो उस दौरान में जो फर्स्ट सिंपल मॉलिक्यूल है वो कौन सी होती है। व्हाट हैपेंड टू दीज सिंपल मॉलिक्यूल्स इन द लीव्स लेटर। अगर हम इस सिंपल मॉलिक्यूल्स को छोड़ देते हैं तो ये बाद में क्या होता है, तो सबसे पहला जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर द फर्स्ट सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे सिंपल होते हैं। और दूसरा जो पार्ट पूछा गया है, व्हाट हैपेंस, तो दीज मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू प्रोड्यूस स्टार्च। क्या जब इसको छोड़ देते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और ये क्या कर देते हैं, स्टार्च को प्रोड्यूस करते हैं और ये स्टार्च जो है स्टोर हो जाता है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट जो 24th नंबर क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज नोन एज एसिमिलेशन और फूड इज यूज्ड टू बिल्डिंग और ग्रोइंग अप द सेल्स और रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट सेल्स और टिश्यूज। ठीक है, तो ये हमारा जो है सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। और जितने सिंपल्स आंसर्स दे रहा हूँ इतने ही सिंपल्स अच्छे से याद करना, कुछ रटने की कोशिश मत करना, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। नेक्स्ट जो है 25वां नंबर, ड्रॉ ए नीट डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म और लेबल द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ डेविएशन। दो एंगल्स आपको मेंशन करने हैं। इसके और पार्ट में आपको बोला गया है व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। दोनों को ही देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ शोइंग रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म का डायग्राम आपने देखा ही है। यहाँ पे सीधा आप देख सकते हैं आपका P और Q जो है कोई दो आपकी
मतलब पी क्यू जो है कोई इंसिडेंट रे है, जो हमने बोल दिया पी क्यू हमने नाम दे दिया है, पी ई जहाँ तक हम लेके जा रहे हैं इसको, तो पी ई जो है इसका ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये इंसिडेंट रे है। और इंसिडेंट रे जो है आपका जब प्रिज्म के आपके सरफेस पे जब टच होती है तो ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो ये आप जानते हो कि ये जो अभिलंब होती है, यानी कि जो 90 डिग्री वाला जो आपका होता है, इससे क्या होती है, इसकी तरफ दूर जाती है, पास आती है तो इसके तरफ की तरफ मुड़ती है, इसकी तरफ की तरफ मुड़ती है, यानी कि नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ती है। और यहाँ पर जो है आई जो एंगल है वो रिप्रेजेंट करता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या है, इंसिडेंट को पूछा है और डेविएशन को पूछा है, दोनों चीज़ हम मेंशन कर देंगे और बाकी और भी मेंशन कर दूंगा ताकि ये डायग्राम जो है आपको क्लियर हो पाए। इसके बाद जो है ई से एफ जो है, ये अंदर जो ग्लास फिल्म्स के आप देख रहे हैं रेड कलर की लाइन ई टू एफ, ई से लेके एफ तक जो जा रही है ये आपका रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। इंसिडेंट तो जो बाहर से आके आपतित किरण जिसको बोला, आके टकराई और उसके बाद में रिफ्रैक्ट हुई, यानी कि यहाँ से ये परिवर्तित हुई, अपवर्तित हुई, और इसको बोला हमने रिफ्रैक्टेड रे। और इसमें जो ये एंगल है ये आर से डिनोट किया गया, यही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद में ये एंगल जो है आपका आ करके, ये वाली लाइन जो है आ करके सरफेस पे, ग्लास प्रिज्म के आउटर सरफेस पे हिट किया उसने, और फिर यहाँ पे देखिए आप जो आपका सरफेस है उसमें 90 डिग्री फिर से बनाया। हमारा को ये बता चुके हैं स्कूल में, बेसिक्स होता है 90 डिग्री सिखाना, उसके बाद में वो आपकी जो भी स्ट्राइक करने वाली वेव्स हैं वो कितनी फॉरवर्ड जाएंगी या उसके नियर जाएंगी वो आपको देखना है, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वो कैसी होगी। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि एम से ये काफ़ी दूर जाते हुए, तो यहाँ पर जो ई आपको देख रहा है तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जब आपका जा रही है तो इस हमने एफ और एस का नाम दे दिया, एफ एस का नाम दे दिया, ये जो है इमरजेंट रे, ठीक है। तो हमारे से जो दो चीज़ें पूछी गई थी उसके अलावा हमने दो तीन चीज़ें इसमें मेंशन कर दी। और एंगल ए है वो जो है आपका एंगल ए जो है ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने मेंशन कर दी। और डी जो है एंगल ऑफ डेविएशन जो है इसमें मेंशन कर दिया हमने। यहाँ पर देखिए आप एंगल जो डी है ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है, ये आपका डी जो है एंगल ऑफ डेविएशन है, ये आपका जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने बताया ये एंगल ऑफ आपका इमरजेंस है। और इसके बाद में ये रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है वो है, और इंसिडेंट का एंगल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगला पार्ट जो है उसकी बात करते हैं। इसके और पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूछा गया आपसे, व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है, द फिनोमिना ऑफ change in the direction of propagating of light caused by large number of particles present in the atmosphere is called scattering of light। सिंपल सी बात बोल दी इसने, जो फिनोमिना है वो किसी भी लाइट के आने के दौरान या जाने के दौरान उसके पार्टिकल के अंदर या पार्टिकल के द्वारा उसके जो है थोड़े से बिखरने की प्रक्रिया को दिखाती है, वही चीज़ हमारी जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, देसी भाषा मैंने आपको बताया। इसका एग्जांपल अगर आप देखते हैं, द पाथ ऑफ ए बीम लाइट बिकम्स विजिबल थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप जो है सीधा पानी में लीजिए, इस तरह से पानी लीजिए ग्लास में, ठीक है, इसमें पानी लीजिए और इसके तरफ अगर आपके पास लेजर लाइट टाइप में है, कोई ऐसी लाइट है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइट जो देती है, तो इसके अंदर जो है आप सीधा सीधा यहाँ पे लाइट रखिए, लेजर लाइट, और इसको यहाँ से करिए, आपको यहाँ से जो है इस तरह से लाइट जाती हुई नहीं दिखाई देगी अगर आपका ये साफ पानी यानी कि न्यूट्रल वाटर है और अच्छा पानी है, ठीक है। तो अगर आप इसी पानी में जो है आप यहाँ पे क्या करिए, अब दूध मिला दीजिए, इसमें दूध मिला के आपने रख दिया और वापस से वही आप जो आपने बीम जो लाइट सोर्स ले रखी है, चाहे आपने लेजर लाइट ले रखी है उसको रखिए, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आप देखेंगे तो इस तरह की एक आपको थोड़ा सा मोटा सा एक लाइन यहाँ से उस लाइट की जाती हुई दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग, फैलाव, ठीक है। तो इसी को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। और वो क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल है मिल्क मिलाने से उसकी वजह से स्कैटर होने लग गए, फैलने लग गए। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें पूछा व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो आपका जो गार्बेज है, कूड़ा करकट और एनिमल्स जो है मरे हुए, उनका क्या होगा अगर ये नहीं होंगे। तो बहुत सिंपल सा है, आप भी जानते हैं क्या नहीं होगा, द गार्बेज एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विल नॉट बी डिकम्पोज्ड इफ देयर आर नो डिकम्पोजिजर। अगर आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो ये डिकम्पोजर का काम करते हैं, अगर यही नहीं होंगे तो वो डिकम्पोज ही नहीं होगा, वो जल्दी से गलेगा ही नहीं, मिट्टी में मिलेगा नहीं, ठीक है। और जो है आपका जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काउंट किए जाते हैं, डिकम्पोजर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, जो ये सब काम करने में, सड़ाने गलाने में मदद करते हैं। और जो बॉडी है वो जो है डिकेड नहीं होगी, कैन नॉट बी डिकेड, खत्म ही नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया और फंगस, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है रिसाइकल्ड नहीं हो पाएंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो सेक्शन सी है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट गिव सुटेबल रीजन ऑफ ईच। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा, आंसर पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। जिंक जो है आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव जिंक है, हाईली रिएक्टिव जिंक है। और जो है आपका आयरन जो है ये नॉट, जो मतलब कह सकते हैं कि इन कंपेयर टू द आयरन
लेस रिएक्टिव है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब हम कह सकते हैं पहला पॉइंट जो है, द रिएक्शन विल टेक प्लेस, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो प्लेस करेगा, रिएक्शन होगी ही होगी, क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये क्लियर हुआ। देयर फोर कैन डिस्प्लेस कॉपर, और ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। आप देख रहे हो जिंक जो है, ये जिंक क्या कर रहा है, इस कॉपर को डिस्प्लेस करके SO4 जो है जिंक सल्फेट बना रहा है, जहाँ की कॉपर सल्फेट दिया हुआ था, और ये जिंक सल्फेट बना रहा है। तो ये कॉपर जो है इसको, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। सेकंड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे आयरन के साथ में जिंक सल्फेट है जो कि आयरन सल्फेट दे रहा है, और Zn, ऐसा क्या पॉसिबल है? तो दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जिंक जो है ये आयरन से ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो जिंक जो है अपने आप को चेंज ही नहीं होने देगा, तो Fe जो है SO4 को ले ही नहीं पाएगा। इसका मतलब यह है कि ये लेस रिएक्टिव है देन जिंक, देयरफॉर इट विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस। ठीक है। और थर्ड जो है ऑप्शन, जैसे जिंक है और ये फिर आपका फेरस सल्फेट के साथ में जो है, केवल जिंक सल्फेट नहीं, जिंक है जो फेरस सल्फेट के साथ में है, और यहाँ पे जिंक सल्फेट जो है वो हो जा रहा है, यानी कि जिंक क्या कर रहा है, फेरस यानी कि आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। और ये पॉसिबल है क्योंकि हम पहले एग्जाम्पल में देख चुके हैं, जिंक जो है डिस्प्लेस कर सकता है वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और आयरन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन, देयरफॉर दिस कैन डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो पार्ट है 28 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है पहला, शाइनिंग सर्फेसेस ऑफ मेटल बिकम डल ऑन एक्सपोजर टू एयर इन मॉइस्चर। आप जानते ही हैं कोई भी चमकीली चीज़ है आप मॉइस्चर या पानी में छोड़ देंगे, एयर में छोड़ देंगे, तो वो डिकम्पोज हो जाता है ड्यू टू द कोरोजन। तो मेटल सर्फेसेस कोरोड फ्रॉम द मेटल कंपाउंड्स, सीधी सी बात है, हम ड्यू टू कोरोजन भी लिख सकते हैं। सेकंड जो है, एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर। तो ये क्यों होता है? तो इसका रीजन आप जानते हैं कि एल्युमिनियम जो है ये वेरी रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज करते हैं। थर्ड जो है, इसमें आपसे पूछा गया गोल्ड इज अवेलेबल इन द नेटिव स्टेट, यस ऑल द आइटम्स दैट आर अनरिएक्टिव और वेरी वेरी रेयर रिएक्टिव फाउंड इन नेटिव स्टेट, जिसमें आपका गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे के सारे कंपाउंड्स आ जाते हैं। अगला जो पार्ट है 29 नंबर, उसकी बात करते हैं। मेंशन द 3 काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। ब्लड में आपको पता है ये 3 जो है सेल्स होते हैं, आपका WBC, RBC और प्लेटलेट्स। राइट द फंक्शन ऑफ ईच, उसको भी लिख देंगे। इसके और पार्ट में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर इन लीफ ए प्लांट। लीफ प्लांट में जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके ब्लड में, तो हमने बताया जैसे कि WBC होता है, RBC होता है और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। सबसे पहले हम फंक्शंस की बात करते हैं। तो जो आपका WBC होता है वो उसका मेन फंक्शन होता है जो डिफेंस करता है बॉडी को अगेंस्ट एनी डिजीज और इन्फेक्शन से। ठीक है। दूसरा जो रेड ब्लड क्रॉप्सूल्स होते हैं RBC, जिनको हम बोल सकते हैं बाई कॉन्वेक्स सेल भी। तो ये स्मॉल बाई कॉन्वेक्स सेल जो है ये क्या करते हैं, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है इसको जो है, इसमें जो हीमोग्लोबिन होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को लंग से बॉडी के सेल्स में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल्स से लंग में। और इसका जो थर्ड पार्ट हमारा जो है बचा ब्लड का, वो है ब्लड प्लेटलेट्स, जो है रिस्पॉन्सिबल करता है क्लॉटिंग के लिए। जो ब्लड इंजरी वगैरह चोट लग जाती है तो खून का थक्का जमा करके हमारे खून को बहने से उस जगह से रोकता है। इसके और पार्ट में जो ऑप्शन है, विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स इन लीफ ऑफ ए प्लांट। देखिए यहाँ पे और पार्ट को मैंने सिंपली कर दिया है, बहुत सिंपल है, डेफिनेशन में समझाने की हर चीज़ को कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पे जो टाइनी एपरेचर्स कॉल्ड स्टोमाटा आर फाउंड इन द सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपली टाइनी जो भी हम लीफ का हमने डायग्राम बना दिया, और डायग्राम जब भी आपको पता है तो डायग्राम बनाना ही है, चाहे पूछे या ना पूछे एग्जामिनर, ये ध्यान रखना। तो जितने भी हमारे टाइनी जो आपके वो होते हैं हमारे लीफ में, जो भी सर्फेसेस होते हैं, जो हमारे टाइनी एपरेचर्स होते हैं, उसी को हम स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है। और ये फाउंड कहाँ होते हैं? सर्फेसेस ऑफ लीफ। कोई भी पत्ता होता है उसके सर्फेसेस पे होते हैं। O2 डिफ्यूजेस इन थ्रू स्टोमाटा एंड फाइंड्स इट्स वे इनटू सेल्स ऑफ लीफ। O2 जो है डिफ्यूज हो जाता है स्टोमाटा के थ्रू, और जो है ये अपना रास्ता खुद जो है सेल्स ऑफ लीफ में बना लेता है, और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन में इंक्रीज होता है ओपन कर देता है स्टोमाटा, और जो CO2 है वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। इस तरह से जो है छोटा सा काम जो है यहाँ पर होता है। अगर आप इसको समझाना चाहते हैं तो इसी 2 लाइनों से समझा देना, और साथ ही साथ इस डायग्राम को बनाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि एग्जामिनर की हिम्मत भी ना हो कि आपके नंबर काट के छोड़ दे। ठीक है। एक भी नंबर नहीं कटेंगे आप इस चैनल से अगर पढ़ रहे हैं तो। हम जो सॉल्यूशंस देंगे वो बेस्ट से बेस्ट, बोलते क्वालिटी कंटेंट मटेरियल्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने थोड़ा रिप्रेजेंट कर रखा है पार्ट्स को। तो यहाँ पर जो ये खाली वाला हिस्सा है जो आपको इसको सहायक कोशिका या सब्सिडरी सेल बोलते हैं। ठीक है। द्वार कोशिका है, जो ये गोल गोल से आइटम्स आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है व्हाइट कलर में, इसको गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद में रंध्र छिद्र जो है, ये सेंटर वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं, इसको रंध्र छिद्र यानी कि स्टोमाटल
एपरेचर बोलते हैं, ठीक है। और एपिडर्मल सेल जो है ये आपका ये बाहर वाला जो पार्ट है ये वाला एपिडर्मल सेल, या अधिचर्म कोशिकाएं भी बोलते हैं। इसको हिंदी में मैंने लिख दिया था ताकि थोड़ा बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं उनको ना हो। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सीधा सीधा आपसे क्या पूछा गया है, मंजू इज यूज कॉनकेव मिरर फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर different positions of an object. What interfaces can be drawn about the following when an object is placed at a distance of 10 centimeter from the pole ध्रुव दे दिया है of a concave mirror of फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। आपको सब कुछ दे दिया है। सबसे पहला आपको बताना है पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, ड्रॉ करना है आपको लेवल डायग्राम, जस्टिफाई द इंटरफेरेंस। तो देखिए जो भी इंटरफेसेस है उनको हम जस्टिफाई कर देंगे। सबसे पहले हमारे को गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से मेंशन करते हैं। हालांकि ये कॉनकेव मिरर है तो आपको अच्छी तरह पता है आपका ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -10 जो है हमारा ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। इसके लिए मैंने स्पेशल सीरीज जो है, स्पेशल वीडियो, एक ही वीडियो बनाया था, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव आपका मिरर के अलावा जो आपका दूसरा है लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि लेंस आप लेंस की बात करें या फिर मिरर की बात करें, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, इस सभी के फिनोमिना, सभी के डायग्राम कैसे बनते हैं, नेचर कहाँ कैसा होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो कैसा बनेगा, पूरा मैंने ऐसे बनाया ना जैसे कि आप 5वीं क्लास के अगर बच्चे हैं तो वो भी समझ जाएंगे। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, ऑलरेडी मैंने बना दिया है उसको। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आपको डिस्टेंस दिया गया है यू, जबकि आपका कॉनकेव मिरर है तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ आपको कॉनकेव मिरर का जो है, आपको मैंने जैसे बताया कॉनकेव मिरर है तो आपको नेगेटिव लेना होगा, तो 15 सेंटीमीटर है तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। पोजीशन ऑफ इमेज हमें वी फाइंड आउट करना है। हमारे को मिरर फॉर्मूला पता है 1 में f = 1 में v प्लस 1 में u। सारे वैल्यूज को रख लेते हैं। यहाँ पर हमारे को निकालना क्या है, 1/v निकालना है। 1/v को एक साइड ले लेते हैं और बाकी सारी वैल्यूज को एक साइड कर लेते हैं। 1/v हमें फाइंड आउट करना है। f की वैल्यू मुझे -15 दे रखी है क्वेश्चन में, अभी मैंने यहाँ पे बता दिया कि -15 और -10, -15 रखा, -10 रखा और सीधा सीधा एलसीएम लिया, पुट आउट किया, मेरे पास 1 में v आ गया 1/30। 1/30 1 से हटा देंगे तो v = 30 आ गया। और 30 क्या है, प्लस का आया मेरे पास, यहाँ की प्लस का 30 सेंटीमीटर आया मेरे पास। यानी कि जो पॉजिटिव साइन जो v का आया ये कहता है कि इमेज जो है वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। जब हमारे पास में कॉनकेव मिरर हो, यहाँ पे देखो आपका कौन सा है, कॉनकेव मिरर, और इसमें जब पॉजिटिव आता है, जब हमारा v यानी कि v क्या, पोजिशन ऑफ इमेज जब पॉजिटिव हो तो इसका मतलब वो वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल है, ध्यान रखना है। और वर्चुअल है तो इसका मतलब क्या है, वो इरेक्ट भी होगा। वर्चुअल हमेशा वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, ये रूल है, मैंने समझा दिया है, अलग से एक वीडियो बनाया है। जब वर्चुअल लिखोगे तो इरेक्ट लिखोगे, जब इरेक्ट लिखोगे तो वर्चुअल लिखोगे, ये हमेशा मैंने बताया है, ठीक है। अगर रियल होगा तो आपका कैसा हो जाएगा, रियल होगा तो आपका इन्वर्टेड होगा। रियल होगा तो हमेशा कैसा होगा, इमेज, किसी भी इमेज की बात कर रहा हूं, रियल होगा तो कैसा होगा आपका, मैंने अभी बताया आपको, रियल होगा तो हमेशा इन्वर्टेड होगा, ठीक है। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। यानी वर्चुअल मतलब आभासी, अगर जो सच का प्रतिबिंब नहीं बना है तो वो सीधा बनेगा, अगर सच में प्रतिबिंब बना है तो वो उल्टा बनेगा। ये नियम है पूरे चैप्टर का, ये 2 ही नियम है। अगर इसको समझ लिया, उस वीडियो को देख लिया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बता रहा हूँ उस वीडियो को देखना, काफ़ी मतलब जिसने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि मिरर मेरे लेंस समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये चैप्टर नहीं होगा, तो वो बच्चा उसको देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सीधा सीधा v की वैल्यू आ गई है। अब हम मैग्निफिकेशन हम जानते हैं, m बराबर -v/u होता है। अब हमारे पास v की वैल्यू पॉजिटिव थी, -30 में u हमारे पास -10 था क्वेश्चन में, आपने देखा होगा, अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया, बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे माइनस जो है 10 है, 10 रखा मैंने, -10 माइनस से कैंसिल आउट और 10 से डिवाइड किया 3, मैग्निफिकेशन 3 पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पोजिशन ऑफ द इमेज इज 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, पहला जो है हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पोजिशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज की बात करूँ तो साइज ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स, क्योंकि पॉजिटिव 3 आया है, ऑफ द ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में कैसा आया, मैंने बताया था, अगर ये इमेज वर्चुअल है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इरेक्ट होगा। तो मुझे जरूरत नहीं है, वर्चुअल पता चल चुका तो इरेक्ट पता चल जाएगा, इरेक्ट पता है तो वो वर्चुअल होगा ही होगा। ये नियम है, कानून है, असत्य मतलब कहते हुए मतलब पृथ्वी का एक जो है परिपूर्ण सत्य है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये किसी भी लॉ में चेंज नहीं होता है। अगर इन्वर्टेड है तो हमेशा रियल होगा, ये लॉ कभी चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगा, अगर इरेक्ट लिख दिया है तो वो वर्चुअल होगा। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट, मतलब हमारे 3 ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ गए। इसके बाद जो 31 नंबर है, डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। तो इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस थ्रू विच ए रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट एनी डेविएशन। ये ऑप्टिकल सेंटर जो है ना, ये यहाँ से कोई भी रे जाए, कैसी भी जाए, यहाँ से जाए, ऐसे जाए, वैसे जाए, वो सीधी निकल जाएगी, कहीं भी मुड़ेगी नहीं। जैसे जा रही है उसको कोई रोक नहीं सकता, वो सीधी निकल जाएगी। ये क्लियर हो गया, यही चीज़ इसमें बताई गई है। बी पार्ट में पूछा है, यू आर गिवन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, वेयर शुड यू प्लेस
वेयर वुड यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट टू गेट रियल इन्वर्टेड। अभी देखो मैं आप थोड़ा सा ऊपर चलो वापिस, देखो रियल आएगा इन्वर्टेड आएगा, देखा आया यहाँ पर क्वेश्चन में भी रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बनेगा। आपसे बोल रहा है कहाँ आप उसको प्लेस करोगे, ड्रॉ ए रे डायग्राम शो इन द इमेज फॉर्मेशन, और इसका रे डायग्राम आपको बना देना है। यहाँ पे देख लेंगे हम उसको। तो देखिए सबसे पहले हम रे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए हम उसको करेंगे द ऑब्जेक्ट एट इज प्लेस एट एफ, फोकस पे जो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को हम रखा फोकस पे, ठीक है। और फोकस से हमें इसका बिंब बनाने के लिए जानते ही हो दो रेस ले जानी पड़ेगी, एक आप जो है सीधा पैरेलल ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बिल्कुल पैरेलल समानांतर ले जाएंगे, और जो है मिरर से टकरा के जो है फोकस से ही पास होता है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैंने बताया बार बार कि इसका जो वीडियो मैंने स्पेशल बनाया है उसको आप देख सकते हैं, लिंक नहीं पता है तो मुझसे लिंक जो है डिमांड कर सकते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद में आप दूसरा जो है यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्टिकल सेंटर से निकालिए और दोनों जो है पास हो जाएंगे। अब ये दोनों पास होते होते ये चले जाएंगे बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी पे, और इसने बोला भी क्या है कि इन्फिनिटी पे जो रेज कहीं नहीं मिलती है वो जाके कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जरूर मिलेंगी। इन्फिनिटी पे मिलेंगी तो कैसा होगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। तो हाईली इनलार्ज तो बन गया, ठीक है। और जब इन्फिनिटी पे बनी है यानी कि हमने मिलाया नहीं, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट से ये रे मैंने डाली, ऑटोमेटिकली यहाँ से ट्रांसफर होकर चली गई, ठीक है। यहाँ से भी मैंने रे डाली, ऑटोमेटिकली यहाँ से ट्रांसफर होकर चली गई, मुझे इसको लेके कहीं नहीं जाना पड़ा, घुमाना नहीं पड़ा। इस चीज़ों को आप जब समझेंगे जब वो वीडियो देखेंगे, अभी तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन थोड़ा ही कर रहा हूँ। तो इनको मेरे को घुमाना नहीं पड़ा, यानी कि मुझे अगर कोई बिंब यानी इमेज बनाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़े तो वो बिन हमेशा जो है वो रियल बनेगी, ठीक है। अपने आप जो चीज़ें बनेगी वो रियल बनेगी, जो हमें बनानी पड़ेगी वो बन जाएगी आपकी इमेजिनरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल की जगह क्या बोलते हैं, वर्चुअल, ठीक है। तो वर्चुअल नहीं बनेगी क्योंकि ये खुद बन रही है, जब खुद बनती है तो उसको हम रियल बनते हैं। और जो भी रियल इमेजेस बनेंगी, जब मुझे पता है कि वो रियल इमेज है तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, वो इन्वर्टेड होगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वो इन्वर्टेड होगी ही होगी। क्लियर हुआ। सी पार्ट की बात करें, ए कॉनकेव लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। अब आपको बताया है कि एक कॉनकेव लेंस है जो उसकी फोकल लेंथ जो है आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, किस डिस्टेंस पे उसको ऑब्जेक्ट को रखें कि वो फॉर्म करे एक इमेज ऑफ 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। इसमें जो जो दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे को दिया क्या गया है, एफ दिया गया है, और आपको देखो कौन सा लेंस है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, हमेशा कॉनकेव लेंस है माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो आपका एफ जो है -20, बी जो है -15 सेंटीमीटर, यू मुझे निकालना है। हमारे को मिरर फार्मूला जो है लेंस फार्मूला पता है, ठीक है। लेंस फार्मूला पता है तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यू हमें फाइंड आउट करना है, तो यू को एक साइड में ले लिया, बाकी हम फार्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। यू की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। यही उसने पूछा था, क्या पूछा था कि जो हमारा डिस्टेंस शुड बी द डिस्टेंस, व्हाट द डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रहेगा, वो रहेगा हमारा -60 सेंटीमीटर अवे। क्लियर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाउन इज connected a galvanometer with a coil of insulated copper wire. What would happen if a bar magnet is pushed into the coil? अगर उसको हम मैग्नेट में बार मैग्नेट के अंदर क्या करें, पुश करें, तो ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द coil, the galvanometer shows the deflection towards the right. ठीक है, क्यों, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स हो रहा है इसलिए। अच्छा, विड्रॉ फ्रॉम द इनसाइड द coil, अगर हम उसको निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम उसको देखो विड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द coil, अगर इनसाइड के मतलब coil के बाहर निकालते हैं तो फिर से आपका जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होगा, फिर से चेंज होगा। लेकिन जब हमने इसको इनसाइड डाला था टुवर्ड्स राइट गया था, तो अब इस बार जो डिफ्लेक्शन होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में पूछा, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। अब जो है हम इसको स्टेशनरी यानी कि शांति से जो इनसाइड द कॉइल हेल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि नो चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा, जो है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन है वो ना के बराबर यानी नहीं शो होगा। तो इस तरह से हमारे आंसर्स हो गए। इसके और पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यू आर गिवन 2 आइडेंटिकल लुकिंग बार्स और आयरन बार्स, जो आपको एक तरह से दिखने वाले 2 आयरन बार दे दिए, 2 रोड दे दिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक आयरन बार ये दे दिया, एक आयरन बार ये दे दिया। अब जस्ट यूजिंग दीज 2 बार्स, अब इन दोनों को ही आपको यूज करके बताना है कि बोथ जो है वो बार्स हैं या मैग्नेट्स हैं, मतलब वो आयरन है या मैग्नेट है, आपको बताना है। तो हम सिंपल ही लिख देंगे, हमारे को केवल आंसर ही देना है। तो देखिए, ब्रिंग बोथ द बार्स, इन दोनों बार्स को जो है एक दूसरे के पास लाएंगे विद डिफरेंट एंड्स। कभी इसका अगर मैंने मान लो कि ये इसका साउथ समझा, इसका भी साउथ समझा, ठीक है, और इसको अगर मैं नॉर्थ समझ, सपोज करो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसको नॉर्थ समझूँ, तो अभी मैं एक बार नॉर्थ और साउथ दोनों को आमने सामने लाऊंगा। अगर ये दोनों ही अगर नॉर्थ और साउथ होंगे वाकई में, तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो या फिर अगर ये सेम होंगे, अगर यहाँ पे साउथ पोल होगा तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा, भगा देगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, दोनों में से एक काम तो करेगा। तो हमारे को एक चीज समझ में आएगा, इफ देयर इज ए रिपल्सन इन बिटवीन द बार्स देन बोथ बार्स आर मैग्नेट्स। अगर दोनों ही आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मैं दोनों
मतलब कभी इसको भी चेक करूंगा, इधर वाले को घुमा के इस वाले को भी, ठीक है ना, चेक करना पड़ेगा। मैं आपको केवल एक लाइन में बता रहा हूँ। तो हम इसको चेक करेंगे, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारते हैं तो दोनों के दोनों क्या होंगे, मैग्नेट होंगे। अगर दोनों एक दूसरे को धक्का नहीं मारते हैं, कोई एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, फिर वो एक ना एक उसमें से जो है मैग्नेट होगा और दूसरा क्या होगा, वो एक आयरन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, हाउ डज इट इफेक्ट द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल, पर्टिकुलरली द टार्टरी कंज्यूमर्स। देखिए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल विद इंक्रीज ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। सिंपल सी बोल रहा है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है टॉक्सिक केमिकल की सांद्रता या मात्रा जो है उस चैन के अंदर बढ़ जाती है। अब कैसे, हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंस, जैसे हम डीटीटी का छिड़काव जो है, यूरिया फ्यूरिया का छिड़काव जो है हम खेतों में करते हैं, पेस्ट को कीटनाशक के रूप में, ठीक है, पौधों के ऊपर। अब जो क्या होते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब दीज हार्मफुल, जो डीडीटी हमने छिड़का है, इसको हार्मफुल केमिकल्स को जो है ये सॉइल से जो है अलोंग विद वाटर और मिनरल्स जो है इसको सोख लेते हैं, इसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। दे एंटर इन द फूड चेन। अब मतलब ये सोख लेते हैं तो इसका मतलब कहाँ गया, ये डीटीटी है, जो भी आपने यूरिया छिड़का वो प्लांट के अंदर चले गए। अब वो प्लांट के अंदर चले गए तो जो आपका जो चैन है उसके अंदर ये जो लेवल है उसके अंदर ये घुस गए, और जो है ये फिर से आपका आगे ये जो प्लांट कोई और खाएगा तो उसके अंदर भी ये घुस जाएंगे। तो इस तरह से ये ट्रांसफर होते रहेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स पे, ठीक है। और ये जो है फूड चेन के अंदर इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर कोई एनिमल जो है उस डीटीटी वाले एक्यूमुलेटेड, जिसने मतलब जो पौधा डीटीटी जिसके ऊपर छिड़का हुआ है उसको खाया, जिसके अंदर फैटी टिश्यूज हो सकते हैं, और कंटिन्यूअस उसका कंजम्पशन करता है, तो सेम प्लांट जो उस प्लांट को खा रहा है वो रिजल्ट कर देगा हायर कंसंट्रेशन ऑफ डीटीटी, जो यूरिया है उसके शरीर में, एनिमल के शरीर में ज़्यादा चली जाएगी। और जो टार्टरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो सबसे लास्ट में जो उसको कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो है इस केमिकल का जो है इफेक्ट हायर देखने को मिलता है उस चीज़ में, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को हमें समझाना था। नेक्स्ट जो सेक्शन डी है उसको देख लेते हैं फटाफट। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज वाइडली यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड has a molecular formula C2H4O2. This compound reacts with the ethanol to form a sweet smelling compound B. अब आपसे पूछ रहा है, ये सीधे सीधे इसके आंसर्स बताने हैं कि ये जो है आपका कंपाउंड ये क्या है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसी को देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए। आपको यहाँ पे देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया है C2H4O2। तो ये क्या है, तो ये आपका जो है ये है आपका एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एथेनोइक एसिड को लिख सकते हैं हम CH3, उसके बाद में हम लिखेंगे COOH, फंक्शनल ग्रुप इसमें लग जाएगा। ये एथेनोइक एसिड है। इसमें कितने हैं आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो यही फॉर्मूला है C2, ठीक है। C एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ये रहा 2 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो ये हमारा एथेनोइक जो आपका ये फॉर्मूला बन गया एथेनोइक एसिड का। तो ए कंपाउंड हमने पहचान लिया। बी पार्ट है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विद एथेनॉल टू फॉर्म कंपाउंड बी। अच्छा, ये कंपाउंड बी बना रहा है, तो इसका जो है हमें रिएक्शन करवाना है एथेनॉल के साथ में। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि CH3COH है, इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं एथेनॉल से, तो C2H5OH फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। उसको तो मेरे लिखने से याद नहीं कर लोगे, आपको याद करना पड़ेगा। C2H5OH से आप इसको रिएक्ट कराएंगे किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। H2SO4 में कंसंट्रेटेड H2SO4 में करवाएंगे तो ये आपको क्या देगा, CH3COOC2H5 गिव्स प्लस H2O। तो ये आपको क्या बना, बी बन गया कंपाउंड, जो कि हमारा राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विद एथेनॉल। यहां पर एथेनॉल से कंपाउंड बी को हमने फॉर्म करा दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या बोल रहा है, कंपाउंड ए। अब देखो, हाउ कैन वी गेट कंपाउंड ए फ्रॉम बी। अब बी से हमें ए प्राप्त करना है, यानी कि हमें वापस बी से ए प्राप्त करना है। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सॉफिनिफिकेशन। सॉफिनिफिकेशन करेंगे तो सपोनिफिकेशन करते हैं, तो इसका रिएक्शन कैसा हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ, ये कंपाउंड हमारे को मिला, इससे हम वापस ए रिवर्स रिएक्शन कराएंगे। तो हम लिख लेते हैं पहले CH3COOC2H5, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो हम NaOH के प्रेजेंस में ट्रीट कराएंगे, और जो है हमारे को दे देगा C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, और उसके अलावा क्या मिलेगा, H4, C2H5 ओके हाँ, C2H5OH, और साथ ही साथ इसका ब्रेक देखो, हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमारे को इनिशियल कंपोनेंट CH3COH चाहिए, तो बचा हुआ क्या है, CH3COOH, ठीक है। तो हमारे को जो है इनिशियल ए कंपाउंड मिल गया है। बी कंपाउंड ये था आपका, क्लियर हुआ। और बी कंपाउंड से हमने फिर से आपका
जो है एक कंपाउंड प्राप्त कर लिया। यही चीज पूछ रहा है। इसके बाद इसमें एक और पार्ट पूछ रहा है, नेम द प्रोसेस एंड राइट कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल इक्वेशन। तो यहां पर जो है आपको प्रोसेस भी लिखना है। प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया था, क्या नाम था इसका, सैपनिफिकेशन। तो हम लिख देते हैं SAPONIFICATION, सैपोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया इसका हमारा। और इसका जो है हमने इसका इक्वेशन भी लिख दिया, क्योंकि हमें ए से बी प्राप्त करना था, तो दोनों ही सी और डी एक साथ में ही हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, हाउ कैन वी गेट ए फ्रॉम बी, ये भी हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है ई पार्ट, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद वॉशिंग सोडा, राइट केमिकल इक्वेशन। अब फिर से इसने बहुत सारी चीज़ें इसमें एक साथ ही पूछ ली है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कंपाउंड ए को लिखूँ, तो कंपाउंड ए हमारा CH3COOH प्लस में आपको किससे करना है इसको रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला लिख लेते हैं Na2CO3। ये हमारे को जो देगा, ये देगा आपका C, क्योंकि ये ट्वाइस आ जाएगा, केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी, विच गैस इज प्रोड्यूस। तो हमारे को दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस यहाँ पे निकल रही है। ठीक है, बाकी और क्या बोल रहा है, और वॉशिंग सोडा से हमें जो है इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी थी, तो Na2CO3 से हमने इसकी केमिकल रिएक्शन करवा दी। हमें पता चल गया कि CO2 जो है गैस निकला हुआ है। केमिकल को, ये रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया, 2 दोनों तरफ लगा दिया, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो इसका राइट आंसर हो गया। इसके और पार्ट में जो है एक चीज़ पूछी गई है, अगर आपसे और पार्ट पूछता है तो ध्यान दें कि आपसे जो ईजीएस्ट होता है वही करें, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके और पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, ये पार्ट में पूछा गया है द फॉर्मूला ऑफ ईस्टर इज CH3COOH C2H5। ठीक है, हाँ ये पता है, ईस्टर हमने यूज़ किया था अभी अभी। फिर ये तो ईस्टर CH3COH C2H5। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड द एसिड। राइट द, ओके ठीक है ठीक है। चलिए, तो इसका जो हमें इसका पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका किसका लिखना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल और एसिड दोनों का। तो सबसे पहले एल्कोहल की बात करें, तो एल्कोहल जो हो जाएगा आपका, जो डबल बॉन्डिंग में OH जुड़ेगा, तो C से C, इसके साथ OH जुड़ गया। ठीक है, अब इसके साथ में मेरे को हाइड्रोजन जो है कंबाइन कर देने हैं, काम खत्म हो जाएगा। ये हाइड्रोजन इसका हो गया और इसका हाइड्रोजन इसके साथ हो गया, और एक हाइड्रोजन इधर बचा इसके साथ हो गया। ये हमारा एल्कोहल का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का भी हमें लिखना है। तो एसिड जो होगा, तो उसमें आपका जो है, आपको पता है जो है आपका फंक्शनल ग्रुप OH को शामिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये सेम टू सेम रहेगा, बस आपका OH की साथ में O जो है डबल बॉन्ड के साथ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ H, फिर C, देन OH। अब यहाँ पे आपका जो है इसके साथ में H आ गया, सॉरी ठीक है, या फिर इसको H को हटा दूँ, ओहो सारे मिस्टेक हो गया, इसमें से हम केवल इसको हटा देते हैं सिंपली। तो यहाँ पर हमने कर दिया इसको काम। अब कम कर दिया, तो हमारे को केवल बॉन्ड लगा देना, बॉन्ड लगा देते हैं फटाफट। देखिए, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में मैं इसको लगा देता हूँ पेन, ये आपका ऑक्सीजन जुड़ गया डबल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा खाली रह गया, जिसके साथ H, और इसके साथ में भी H जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे को यहाँ पर डबल बॉन्ड यूज़ करना था, तो इसके नीचे H नहीं जोड़ सकते हैं। आपको मैं पहले ही बहुत ज़्यादा पहले एक्सप्लेन MCQ जब करवा रहा था, तभी मैंने आपको बता दिया था। तो इस तरह से हमारा एसिड का हो गया। इसका जो बी पार्ट में, इसमें फर्स्ट मेंशन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग इथीन फ्रॉम एथनॉल। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल जो है आपको क्या करना है, कंडीशंस क्या होती हैं वो बतानी है। तो इसको जब हम करते हैं, तो इसको हमें 443 केल्विन के ऊपर जो है प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन हीट अप टू 443 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड, आपका हो जाएगा H2SO4। अगेन नेक्स्ट जो पार्ट है, क्योंकि इसमें कंडीशंस पूछी है, रिएक्शन नहीं पूछा है, तो हम रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द, अब इसने सीधा थर्ड पार्ट में केमिकल इक्वेशन पूछ लिया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि 443 केल्विन पे प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में जो हम इससे इथीन से जो है एल्कोहल फॉर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं CH3, फिर आपका CH2OH, यहाँ पर आपका आ गया, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन पे हमने रखा, और यहाँ से हमारे को
CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। यस, देखिए यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 2 है आपका, तो 2 में से इसको यहाँ पे इसने क्या करा कि इसको H दे दिया, तो ये जो है H2O तो पूरा बाहर निकल गया। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अगर आप समझ रहे हैं ध्यान से, तो देखिए ये H2 जो है, ये H2O बाहर निकाल दिया। ठीक है, हमारे पास बचा कि यहाँ पर बचा C और H, और यहाँ बचा CH3। तो मैंने क्या करा, इसका H जो है इसमें जोड़ दिया, तो यहाँ पे लग गया हमारा डबल बॉन्ड। तो ये देख रहे हैं आप डबल बॉन्ड, तो CH2 हो गया, CH2 हो गया, प्लस में H2O हो गया। ये सिंपल सा इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव। ओवरी का बताना है, ओविडक्ट का बताना है, यूट्रस का बताना है, डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, डिफाइन करने हैं टर्म्स जिसका और पार्ट में है, चाहे तो आप ऊपर वाला करें या नीचे करें, मैं सारे करवा देता हूँ। फटाफट देख लेते हैं। ओवरी क्या होता है, उसके बाद में सिंगेमी क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होगा, इम्प्लांटेशन क्या होगा, प्लेसेंटा क्या होगा, और गेस्टेशन क्या होगा, ये सारे की सारी चीज़ें। ओवरी क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस एग फॉर फर्टिलाइजेशन, इट सीक्रेट्स एस्ट्रोजन एंड पोस्ट्रोजन, दो हार्मोन्स जो है ये देता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में एस्ट्रोजन रेगुलेट्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड जो प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये कंट्रोल करता है थिकनेस ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट जो है ओविडक्ट, तो ओविडक्ट में जो है इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है वो साइट है, और कैरीज एग और फर्टिलाइज ओवम जाइगोट टू द यूट्रस। सिंपल। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। यूट्रस क्या होता है, इट हेल्प्स नरिश द फर्टिलाइज ओवम दैट विल डेवलप इनटू द फोटस, और इट होल्ड्स द बेबी टिल इट्स रेडी फॉर द बर्थ। एंड द डी पार्ट इसमें पूछा गया प्लेसेंटा क्या है, उसके जो है आपको पूछा क्या गया है, डिस्क्राइब द ब्रीफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो हम जो है इसका डायग्राम जरूर बनाएंगे। और प्लेसेंटा क्या होता है, इट इज द डिस्क शेप, डिस्क शेप आप देख रहे हैं, डिस्क शेप है, इस तरह से यू शेप में डिस्क शेप है। ठीक है, स्ट्रक्चर, और ये जो है ऑन यूट्राइन वाल्व्स बिफोर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रॉय, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर टू द फोइटस। ये जो है न्यूट्रिएंट्स और जो है ये प्रोवाइड करता है। अगला जो पार्ट है उसको देखिए, इसी में हम थोड़ा सा और, क्योंकि ये डिस्क्राइब करने की बात बोल रहा है, तो थोड़ा सा जो डायग्राम तो बना देंगे, फटाफट इसके बारे में लिख देंगे। इट हेल्प्स टू रिमूव, जो है वेस्ट को रिमूव करने में भी ये काम करता है। अगला पार्ट जो है इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, प्लेसेंटा इज कंपोज्ड बोथ मिनरल टिश्यू एंड द डराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रायो, और यहां पर बोला है देखिए, द कोरियन इज द एम्ब्रोनिक डिराइव्ड portion of the placenta. It is composed of fetal blood vessel and trophoblast, which are organized into finger-like structures called chorionoid villi. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ठीक है, इसके और पार्ट में जो पूछा गया है उसको देख लेते हैं। और पार्ट में जो आपको इन सभी को वो करना है, मैं फटाफट इनको कर देता हूं। बी पार्ट में आपको सिंगेमी, देखिए, the process in which one haploid male gamete fuse with the haploid egg cell to form zygote is called syngamy. उसके बाद जो है आपका सेकंड पार्ट, इसमें पूछा गया ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन विच सेकंड मेल गेमेट्स फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्ली टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसके बाद में इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो यहाँ पे द प्रोसेस बाय विच एम्ब्रॉयरो अटैच्ड विद यूट्रस वाल to get its nourishment and further development is called implantation. इसके बाद जो है आपका प्लेसेंटा, अभी हमने डिस्कस किया, इट इज ए स्पेसिफिक टिश्यू by which embryo is attached with uterus wall. Embryo gets in its nourishment and the oxygen through the placenta. और इसके बाद में आपका है gestation, the period in which embryo remains in the uterus in its development stage is called digestion, और it is of about 270 to 280 days for the human. इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। मोबाइल फोन्स इन इज एन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन डिवाइस। मोबाइल फोन्स यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन माइक्रोवेव रेंज। पार्ट ऑफ द रेडियो वेव एमिटेड बाय द मोबाइल फोन्स हैंडसेट विल बी एब्जॉर्ब बाय द हेड। जो भी हमारा हेड होता है उसके द्वारा एब्जॉर्ब करता है किसका पार्ट, जो एमिट होता है रेडियो वेव्स, उसका मोबाइल के द्वारा जो भी एमिट होती है रेडियो वेव्स, उसके रेडिएशंस को हमारा हेड जो है एब्जॉर्ब करता है। हेड इज इन द नियर फील्ड ऑफ रेडिएशन सो दैट मोस्ट ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑकर्स इन द हेड। जितनी भी जो इफेक्ट होती है उसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा हेड में ही होती है। टेम्परेचर इन द इंटरनल ईयर ब्रेन इंक्रीजेज बाई 1 डिग्री मोर, और इसकी वजह से जो है हमारा इंटरनल ब्रेन का जो टेम्परेचर 1 डिग्री जो है बढ़ जाता है। दिस एडवर्सली अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ दीज ऑर्गन सिंस दीज हैव फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़। और हमारे जो ब्रेन में सबसे ज़्यादा कैविटीज़ होती हैं फुल फ्लूइड फिल्ड, इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर ये इनका फंक्शनिंग पे इफेक्ट होता है। बट प्रोलॉन्ग्ड हीट
हीटिंग इफेक्ट कैन अल्टर ब्रेन फंक्शंस, और लेकिन अगर ज़्यादा समय तक रहते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन फंक्शंस को भी ये डिस्टर्ब कर देती हैं। एंड हियरिंग एबिलिटी ऑल्सो, और ये जो है हियरिंग यानी कि सुनने की प्रॉब्लम भी पैदा कर सकती है। अदर हार्मफुल इफेक्ट सच एज प्रीमेच्योर कैटरैक्ट और कन्फ्यूजन और लॉस ऑफ मेमोरी में बी ऑल्सो भी पॉसिबल, ये सारी समस्याएं भी हो सकती हैं। फॉलोइंग फिगर शोज दैट हाउ मोबाइल फोन रेडिएशन पेनिट्रेट्स द ब्रेन, और ब्रेन में ये कैसे जो है पेनिट्रेट करता है रेडिएशन मोबाइल्स के। यहाँ पे दिया गया है आपको एक 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ये रेडिएशन कितना खतरनाक है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में 10 ईयर्स के लिए थोड़ा सा कम होकर के ये बढ़ रहा है, डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन जो है थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। व्हाइट कलर जो है ये डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन आपको दिखाई जा रही है कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कितना हो रहा है। और यंग जो होते हैं एडल्ट जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उनके अंदर थोड़ा सा ये कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपने ये डायग्राम को देख लिया, समझ लिया। अब यहाँ पे सोर्सेज दे रखा है कि कहाँ से है। ये सारा सोर्सेज जो है आप जानते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जनरल माइक्रोवेव थ्योरी के लिए जो टेक्निक हैं, जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा जो है ये दिया गया है। अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल यूजिंग फोन्स। तो सीधा सीधा यहाँ पे बोला गया ट्राई टू कंसीडर मोबाइल फोन्स एज कम्युनिकेशन डिवाइस नॉट एज एन एंटरटेनमेंट डिवाइस। इवन इफ यू आर नॉट टॉकिंग द सेल फोन इज एमिटिंग स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स टू कीप ए लिंक विद द बेस स्टेशन। तो अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो भी आपका फोन सिग्नल जो है भेज रहा है, क्योंकि वो स्टेशन जिससे भी कनेक्ट है, जिस नेटवर्क से कनेक्ट है उससे कनेक्टेड रहना चाहता है, इसलिए वो हमेशा जो है सिग्नल्स भेज रहा है। पहली चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज विच रेडिएशंस आर यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, अभी अभी हमने बात किया, मैंने अंडरलाइन की थी, ऊपर आपने देखा होगा। इसमें जो है माइक्रोवेव रेंज की जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देखने को मिलती है, तो इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ माइक्रोवेव रेंज आर यूज्ड इन द मोबाइल फोन्स। थर्ड पार्ट जो है हाउ डज प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू मोबाइल रेडिएशन कैन इफेक्ट एडवर्सली। तो यहाँ पर जो हीटिंग इफेक्ट कैन अल्टर, अभी मैंने आपको ये पढ़ के बताया था क्वेश्चन में, ब्रेन फंक्शंस को, हियरिंग एबिलिटी ऑल्सो। ठीक है, अदर हार्मफुल इफेक्ट में जो है ये क्या करता है, प्रीमेच्योर जो है कॉन्ट्रैक्ट्स को कर सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लॉस ऑफ मेमोरी कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। उसके बाद में इसमें फोर्थ पार्ट में पूछा गया इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी मोस्ट ऑफ द हियरिंग इफेक्ट कॉज ड्यू टू द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। तो हमने देखा कि इस डायग्राम में पूरा का पूरा बताया कि हेड जो है हमारा मेन है पार्ट, तो यहाँ पे हेड आंसर हो जाएगा। सेक्शन ई की बात करें तो यहाँ पर जो है 37 से 39 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज इन द लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे डिक्रीजिंग एक्टिविटीज के थ्रू दे रखा है, हर चीज को मेंशन करें, ध्यान रखें। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग एक्टिविटीज दे रखा है। द मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज इज द मोस्ट रिएक्टिव, टॉप पे जो दिए गए हैं वो मोस्ट रिएक्टिव है, और मेटल एट द बॉटम इज लीस्ट रिएक्टिव। द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन। ये सभी को पता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी बात करेंगे हम। टेबल देख लिया आपने कि इसमें मोर रिएक्टिव्स दे दिए हैं, फिर जो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है वहां से आपको जिंक से दे दिया है, और फिर लेस रिएक्टिव जो है गोल्ड पे आके खत्म हो गया। टेबल आपको समझ में आ गया। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया, नेम द मेटल विच रिएक्ट विद द स्टीम बट नॉट विद हॉट वाटर। नेम द मेटल। तो देखिए अगर आपने क्वेश्चन पेपर आपने ले लिया है तो मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगा, क्वेश्चन पेपर खोल लीजिए, पीडीएफ में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो देखिए यहां पर नेम द मेटल विच रिएक्ट विद द स्टीम बट नॉट विद द हॉट वाटर, तो कौन सा मेटल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एक आयरन एंड जिंक। आयरन एंड जिंक, ये दो जो मेटल है, ये आयरन जिंक, और एक एल्युमिनियम भी आपका। ठीक है, एल लिख देते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम आपका, आयरन जिंक और एल्युमिनियम जो है ये मोस्ट जो है आपका क्या है, यहाँ पर जो है रिएक्ट करेंगे किससे, आपका विद स्टीम बट नॉट विद द हॉट वाटर। क्लियर हुआ। इसके बाद व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एंड विच मेथड इज यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आगे मैं बता चुका हूं कि कौन सा जो है इसमें हम जो है लेते हैं आपका जो है सबसे पहला जो है इसमें हम व्हाट हैपेंड द कैल्शियम रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। तो देखो कैल्शियम जो रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ में, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की तो बात कहीं पूछ नहीं रहा कि आप केमिकल रिएक्शन लिखो, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, जो हमारा आपका कैल्शियम आपका रिएक्ट करेगा। अगर मैं इसको आपका सीधे सीधे इसको किससे हमारे को रिएक्ट कराना है, नाइट्रिक से, नाइट्रिक से रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारे को क्या क्या देगा, तो एक तो देगा ये कैल्शियम नाइट्रेट देगा, क्या देगा आपको, कैल्शियम नाइट्रेट दे देगा। उसके अलावा जो है डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दे देगा, और प्लस में आपको दे देगा वाटर। तो ये हमारा को दे रहा है। ठीक है, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वाटर एंड कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, ये चीज़ हमारे को फॉर्म करके देगा। इसके अलावा और कुछ इसने पूछा इसमें, यस हमको इसने पूछा है कि आप जो है विच मेथड इज यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज।
तो सबसे जो टॉप पे रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल प्रेजेंट है उसके लिए हम कौन सा, तो उसको हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है ना। तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि उसका प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो टॉप ऑफ द सीरीज है उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इस मेथड से। और इसके बाद में इसमें सेकंड पार्ट पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट्स। अभी मैंने नेटिव स्टेट्स का बताया था, डिस्कस किया था कि आपका प्लेटिनम हुआ या फिर गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सारे के सारे जो हैं आपके नेटिव स्टेट्स में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोल्ड आपको देखने को मिल रहा है, सिल्वर आपको देखने को मिल रहा है, प्लेटिनम और कुछ तो है नहीं इसमें, तो हमारा दो ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेकंड नंबर आंसर एंड फोर्थ नंबर। बस इस तरह से जहाँ पे आंसर्स जो लिखने हैं वही कर देंगे। इसके बाद में 38 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आर बेस्ड ऑन द टेबल। आप टेबल देखिए, पहले स्टडी करिए टेबल क्या दिया गया है। इस टेबल में कैरेक्टर्स दिया गया है, मैटर्स दिया गया है, और इसमें आपको दिया गया है, सॉरी मेल्स दिया गया है और फीमेल्स दिया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर्स दिए गए हैं। नंबर ऑफ ऑटोसोम जो है 22 पेयर्स एंड 22 पेयर्स, ओके। नंबर ऑफ सेक्स आर्जोम्स क्रोमोसोम्स जो है 1 पेयर दिया गया है, मेल्स और फीमेल्स दोनों दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में समझा चुका हूं। जो जिस भी मतलब हम न्यू बॉर्न बेबी होती है उसके सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जो भी प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसी को हम सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म इज डिटेक्टेड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। सेकंड पार्ट में पूछा गया व्हाट आर द सेक्स क्रोमोसोम इन मेल्स। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि मेल्स में जो है आपके एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपसे नेक्स्ट पार्ट पूछा गया व्हाट आर द सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स। तो फीमेल्स में भी मैंने बताया था कि आपके केवल एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स जो है उसके अंदर होते हैं। उसके बाद इसमें और पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, इज द फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। यस इट इज राइट, ये भी मैं आपको पहले समझा चुका हूं, फिर भी हमने यहाँ पे लिख दिया यस फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ए बेबी इफ एक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर कंबाइंस विद द मदर एक्स क्रोमोसोम, यानी कि फादर का भी एक्स और मदर का भी एक्स, दैट्स मीन ए गर्ल विल बर्थ, ठीक है। एंड यहाँ पे क्रोमोसोम टू मेक ए बेबी गर्ल वाइल वाई क्रोमोसोम विल कंबाइन विद मदर एक्स क्रोमोसोम विल मेक ए बॉय। तो आपका जो है फादर से अगर वाई मिल जाता है और मदर का जो है एक्स क्रोमोसोम है तो वहाँ पर जो है आपका बॉय आ जाएगा। तो ये होगा हमारा इसका आंसर। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, lenses are object made of transparent materials such as glass or clear plastic that has curved surfaces. Diverging lenses are thicker at their edges than एट देयर सेंटर्स। ये तो सीधी सी बात है कि डाइवर्जिंग तो वही होती है, आपकी थिकर होती है एजेस पे, सेंटर्स पे नहीं। एंड मेक लाइट रेज पासिंग थ्रू देम स्प्रेड आउट। कन्वर्जिंग लेंसेज आर थिकर इन द मिडल। अब इसने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के डिफरेंसेस बता रहा है, आपको अच्छी तरह से पता है, क्लासेस में बता रखा है। दोनों चीज़ें जो हैं, अगर एक शेप जो है आपकी अगर यहाँ पर जो है पतली होगी तो दूसरी वाली वहाँ पे मोटी होगी, और यहाँ पर जो बीच में मोटी होगी वहाँ पे पतली होगी, बस यही फर्क होता है। तो देयर मिडल देन at the edge and make light rays passing through them focus at a point. These are used in spectacles to help people with poor vision see better. The converging lens magnify by bending the ray of light that pass through them to meet at a point called focus. Or thicker the converging lens is at its center. अब यहाँ पे बोला थिकर द कन्वर्जिंग लेंस, जितना कन्वर्जिंग लेंस को आप थिक करेंगे एट सेंटर पे, द मोर इट्स मैग्नीफाइज एंड क्लोजर द फोकस इज टू द लेंस। अब जैसे ही हम उसको ज़्यादा करते हैं तो मैग्निफिकेशन जो उसकी बढ़ जाती है और फोकस जो उसकी पास आ जाती है। तो यहाँ पे पहला चीज़ बता रहा है, रवि यूजेस टू लेंसेज ए एंड बी सेम साइज सेम मटेरियल, P1 and P2 are the powers of A and B. An object is kept at the same distance from the lenses between f and 2f of each lens on the principal axis in turn. Let I1 and I2 be the image formed by two lenses respectively. What is the relation of image distances of both lenses? यहाँ पे देखो आपसे सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि यहाँ पर रवि जो है दो लेंसेज यूज कर रहा है सेम साइज के सेम मटेरियल का, जो कि यहाँ पर आपको शोन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया है। अब इसमें एक चीज़ और बोला है कि P1 और P2 जो है ये इसके पावर्स हैं, जो A और B जो भी हैं उनके, ठीक है, और जो उनके लेंसेज के जो फोकस की डिस्टेंस है वो F और 2F दे रखी है, प्रिंसिपल एक्सिस इन टर्न। और यहाँ पर जो है I1 और I2 जो है इमेज फॉर्म ऑफ टू लेंसेज है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंसेस ऑफ बोथ द लेंसेज। देखो सबसे पहले तो डिस्टेंस ऑफ बोथ द लेंसेज I2 विल बी लेस देन द I1 फ्रॉम द लेंस, ठीक है, ये दोनों के दोनों चीज़ें इसमें हो जाएगी। इसके बाद देखिए इसमें और क्या पूछा है, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन द पावर ऑफ द लेंस ऑफ द बोथ। दोनों का जो है आपको रिलेशन लिखनी है, तो रिलेशन लिख देंगे पावर ऑफ 1 इज लेस देन पावर ऑफ 2। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, मीनाक्षी यूज
above two lenses A and B along with another two lenses C and D as shown। अच्छा, यहाँ पे आपको C and D जो है शोन किया गया है, इसके साथ करती है। C is able to see the subject matter on the blackboard while sitting in the front row। अब फ्रंट रो में सिटिंग कर रही हैं तो इन द क्लासरूम, बट इट इज़ अनेबल टू सी द सेम मैटर वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। पूरा का पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया हुआ है, मैंने बताया था स्पेशल वीडियो इसका बनाया, उसको जरूर चेक कर लेना, उसी में आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये। विच ऑफ द above four lenses will she require to correct the defect in her vision and why। इसके और क्वेश्चन में पूछा गया है, Natasha places an object on the principal axis of the above given lens A on and one end of this object coincides with the focus f and the another and with 2f। what will be the nature of the image formed by the lenses on the other side। सारे के सारे आंसर्स जो है उस वीडियो में आपको मिलेंगे। यहाँ पर मैं केवल आंसर्स दे देता हूँ इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें लिख सकते हो सी विल रिक्वायर लेंस सी बिकॉज सी इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। इन मायोपिया कॉनकेव लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट इट। एंड फोर्थ पार्ट जो है इसमें कहता है नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी इनफाइनाइट इन साइज। तो ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो हम मेरिट मिशन लेके चल रहे हैं और कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए इसी तरह से सभी सब्जेक्ट से बने रहिए इस चैनल पे। और आप लोग जरूर देखें जितने भी आपको पेपर्स दिया जा रहा है और इनमें से आपको प्रश्न पत्र में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शेयर जरूर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में ताकि उन लोगों तक भी ये सॉल्यूशन पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।